स्टूडेंट्स, दिस इज़ आयशा फातिमा। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको पता है कि हम लोग क्लास 11 फिजिक्स की जो न्यू बुक है पंजाब एजुकेशन करिकुलम ट्रेनिंग एंड असेसमेंट अथॉरिटी वो पढ़ रहे हैं। और इस न्यू बुक को लेकर हम लोगों ने चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट किया हुआ है, जिसका नाम है वर्क, एनर्जी एंड पावर। आज हम लोग इस चैप्टर नंबर 4 की जो एग्जाम्पल्स हैं वो सोल्व करेंगे अपने लेक्चर में। ठीक है स्टूडेंट्स, लेक्चर शुरू करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि आपको लेक्चर कैसा लगा। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले हमारे पास जो एग्जांपल है वो है हमारे पास 4.1 कि अ फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी वेरीज विद डिस्टेंस एज शोन इन फिगर 4.8। यानी कि हमारे पास यहाँ पर एक फिगर दिया गया है 4.8। उन्होंने कहा है कि जो फोर्स एक्ट कर रही है ऑब्जेक्ट के ऊपर वो डिस्टेंस के साथ वेरी कर रही है, यानी कि जैसे जैसे डिस्टेंस चेंज हो रहा है वैसे वैसे फोर्स भी चेंज हो रही है। कैलकुलेट द वर्क डन बाय द फोर्स, तो उस फोर्स से ने जो वर्क डन किया है वो कैलकुलेट करें एज द ऑब्जेक्ट मूव्स फ्रॉम डिस्टेंस 0 टू डिस्टेंस 6 सेंटीमीटर। यानी कि अगर एक ऑब्जेक्ट है उसने 0 मीटर से 6 मीटर तक का डिस्टेंस कवर किया है, तो जो वर्क डन किया है फोर्स ने उस ऑब्जेक्ट को मूव करवाने के लिए वो हमारे पास कितना है। ये हमारे पास फिगर 4.8 है, जिसमें हमारे पास ऑब्जेक्ट है, ठीक है। और उस ऑब्जेक्ट के ऊपर अब ये देखिए ऑब्जेक्ट जो है वो 0 मीटर से 6 मीटर तक का डिस्टेंस कवर कर रहा है। और 0 मीटर से 6 मीटर तक का डिस्टेंस कवर करने में जैसे जैसे इसका डिस्टेंस चेंज हो रहा है, यानी कि पहले इसका डिस्टेंस 0 मीटर था, फिर 1 मीटर, फिर 2 मीटर, फिर 3 मीटर, 4 मीटर, 5 मीटर, 6 मीटर। तो जिस तरह इसका डिस्टेंस चेंज होता रहा है उसके साथ उन्होंने कहा है कि फोर्स भी चेंज हो रही है। पहले फोर्स 1 न्यूटन थी, फिर 2 न्यूटन, फिर 3 न्यूटन, फिर 4 न्यूटन एंड फिर 5 न्यूटन। तो उन्होंने कहा है जिस तरह डिस्टेंस चेंज आता रहा है फोर्स भी चेंज होती रही है। फोर्स जो है वो वेरी कर रही है विद डिस्टेंस के साथ, ठीक है। तो हम लोगों ने अब वो वर्क डन कैलकुलेट करना है जो कि फोर्स ने किया है एज दी ऑब्जेक्ट को मूव करवाने के लिए, यानी कि इस फोर्स ने इस ऑब्जेक्ट को मूव करवाने के लिए जो वर्क डन किया है। यानी अगर फोर्स ने हमारे पास इस ऑब्जेक्ट को 0 मीटर से 6 मीटर तक लाने के लिए जो वर्क डन किया है हमारे पास, वो वर्क डन हम लोगों ने कैलकुलेट करना है। तो स्टूडेंट, सबसे पहले हम लोग स्टेटमेंट देखते हैं। स्टेटमेंट हम लोगों ने पढ़ी थी, तो स्टेटमेंट में हमें क्या क्या चीज़ें गिवन थी, यानी कि हमारे पास डाटा क्या क्या गिवन है। इस एग्जाम्पल में रिक्वायर्ड हमें क्या है, वर्क डन हम लोगों ने फाइंड आउट करना है, इसलिए वर्क डन हमें रिक्वायर्ड है। तो जो हमारे पास डाटा है स्टूडेंट्स, हमारे पास डाटा ये डायग्राम है, ठीक है। यानी कि इस फोर्स ने 0 मीटर डिस्टेंस से 6 मीटर डिस्टेंस कवर करवाया है एक बॉडी को। तो कितना वर्क डन किया है इस फोर्स ने उस ऑब्जेक्ट की बॉडी के ऊपर या ऑब्जेक्ट के ऊपर। तो ये वाली जो डायग्राम हमें दे दी गई है न्यूमेरिकल की स्टेटमेंट में, यही हमारे पास जो है वो गिवन डाटा है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स देखें, अब हमारे पास ये जो डायग्राम दी गई है, इस डायग्राम के 2 पार्ट्स बन रहे हैं। एक तो रेक्टेंगल बन रहा है, एक हमारे पास ट्राइंगल बन रहा है, ठीक है। तो जो हमारे पास रेक्टेंगल बन रहा है उसको हम लोग कह देते हैं कि ये हमारे पास रेक्टेंगल ए, उस रेक्टेंगल के इस पार्ट को हम लोग को ए का नाम दे हैं, इसको बी का, इसको सी का और इसको डी का, ठीक है। हम लोग जो है वो इस तरह उनको नाम दे देते हैं। तो स्टूडेंट, डाटा में हमारे पास जो डायग्राम दी गई थी उसके 2 पार्ट्स थे, एक रेक्टेंगल और एक ट्राइंगल। तो हमारे पास जो रेक्टेंगल है उसको हम लोग कहेंगे कि ये हमारे पास रेक्टेंगल ए बी सी डी है, और जो ट्राइंगल है उसको हम लोग कहेंगे कि ये हमारे पास सी डी ई जो है वो ये हमारे पास ट्राइंगल है। तो स्टूडेंट्स, हम लोगों ने वर्क डन फाइंड आउट करना है जो कि इस फोर्स ने किया है बॉडी को 0 मीटर से 6 मीटर तक का डिस्टेंस करवाने के लिए। तो स्टूडेंट्स, हम लोगों ने पढ़ा है कि जो हमारे पास एरिया अंडर द ग्राफ होता है वही हमारे पास वर्क डन होता है। अब देखिए ये हमारे पास एक ग्राफिकल डायग्राम है, तो इसके अंडर जो एरिया आ रहा होगा और जब हम लोग उसको कैलकुलेट करेंगे तो हम लोग जो है वर्क डन को कैलकुलेट कर लेंगे। अब इस डायग्राम के 2 पार्ट्स है, एक रेक्टेंगल एक ट्राइंगल। तो हम लोगों ने अगर एरिया फाइंड आउट करना है तो पहले हम लोग रेक्टेंगल का एरिया फाइंड आउट करेंगे, फिर हम लोग जो है वो ट्राइंगल का एरिया फाइंड आउट करेंगे।
में हमारे पास ये डायग्राम है, उसके अलावा हमें जो चीज़ चाहिए रिक्वायर्ड वो हमारे पास वर्क डन है। तो फिर हम लोग इसका सोल्यूशन लिखते हैं कि वी नो दैट वर्क डन इज इक्वल टू टोटल एरिया अंडर द फोर्स डिस्प्लेसमेंट कर्व। हमारे पास ये जो कर्व है हम लोग इसको फोर्स डिस्प्लेसमेंट भी कह देते हैं, क्योंकि डिस्टेंस का जो मैग्नीट्यूड है उसको डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। तो फिर हमारे पास इस कर्व को हम लोग जो है वो फोर्स डिस्प्लेसमेंट कर्व कह सकते हैं। तो इसके फोर्स डिस्प्लेसमेंट कर्व का जो एरिया होगा वही हमारे पास वर्क डन होगा। तो वर्क डन इज इक्वल टू total area under the force displacement curve. In figure, area consist of this parts rectangle ABCD and triangle CDE। यानी कि हमारे पास ये जो फिगर है वो रेक्टेंगल ABCD और ट्राइंगल CDE पर मुश्तमिल है। इस वजह से हम लोग पहले रेक्टेंगल ABCD का हमारे पास जो है वो एरिया फाइंड आउट कर लेंगे, फिर CDE ट्राइंगल जो है उसका एरिया फाइंड आउट करेंगे, फिर हमारे पास जो है वो वर्क डन आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हम लोगों ने जो है वो एरिया ऑफ रेक्टेंगल ABCD प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल CDE, और जब हम इन दोनों को फाइंड आउट करके प्लस करेंगे तो हमारे पास जो है वो वर्क डन आ जाएगा, जो कि फोर्स ने किया है 0 मीटर से 6 मीटर डिस्टेंस कवर करवाने के लिए ऑब्जेक्ट को। ठीक है, तो हमारे पास जो स्टूडेंट्स जो वर्क डन है, हमारे पास जो रेक्टेंगल ABCD है उसकी हम लोग पहले कंजक्टिव साइड्स लेंगे। ठीक है, ऐसा नहीं है कि हम लोग पैरेलल साइड नहीं लेंगे कि AB और CD नहीं लेंगे, हम लोग को पहले AB साइड ली है तो फिर उसकी कंजक्टिव साइड जो है वो लेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर हम लोगों ने ए बी साइड ली है तो उसकी जो कंजक्टिव साइड है AD, बाद में हम लोग वो साइड लेंगे। तो स्टूडेंट्स हम लोगों ने जो है वो इक्वेशंस ऑफ मोशंस चैप्टर नंबर 2 में पहले ही पढ़ लिया था कि हम लोगों ने जो है वो अगर इस तरह का आ जाए क्वेश्चन के हमारे पास एक ग्राफ के जो है वो 2 फिगर्स बन रहे हों, अब जिस तरह इसके रेक्टेंगल बन रहा है और ट्राइंगल, तो उसका एरिया हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो फिर हमारे पास हम लोगों ने देखा था कि जो पहली बॉडी है उसकी 2 कंजक्टिव साइड को मल्टीप्लाई करवा देंगे, फिर प्लस हाफ, और जो हमारे पास जो नेक्स्ट फिगर है उसकी 2 कंजक्टिव साइड को मल्टीप्लाई करवा के, यानी कि हमारे पास ये जो AB और AD है जो ये रेक्टेंगल की कंजक्टिव साइड्स है, फिर प्लस का साइन लगाएंगे और फिर हाफ, फिर जो हमारे पास DE, ये हमारे पास जो DE और CD है, हमारे पास DE और CD हमारे पास जो है वो ट्राइंगल की कंजक्टिव साइड्स हैं। ट्राइंगल की कंजक्टिव साइड्स को मल्टीप्लाई करवाएंगे और हमारे पास फिर रेक्टेंगुलर कंजक्टिव साइड्स को मल्टीप्लाई करवाएंगे, फिर प्लस हाफ से इसको जो है वो सॉल्व आउट करेंगे, तो हम लोग जो है वो वर्क डन एरिया अंडर द ग्राफ जो है वो फाइंड आउट कर लेंगे। अब स्टूडेंट्स देखिए, हमारे पास ये जो ट्राइंगल की कंजक्टिव साइड है AB, ये तो हमारे पास 5 न्यूटन फोर्स की इक्वल है। ठीक है, AB वो ट्राइंगल कंजक्टिव साइड जो है वो 5 न्यूटन फोर्स की इक्वल है, तो हम लोग कह सकते हैं कि AB जो है हमारे पास 5 न्यूटन है, और बाद में हमारे पास AD जो है हमारे पास वो 4 मीटर डिस्प्लेसमेंट तक हमारे पास मेंशन की गई है कि हमारे पास जो ट्राइंगल की जो दूसरी कंजक्टिव साइड है हमारे पास AB, वो हमारे पास 4 मीटर डिस्टेंस कवर कर रही है AD, तो फिर हमारे पास AD जो है वो 4 मीटर आ गया। फिर हम लोग ट्राइंगल की कंजक्टिव साइड्स देख लेते हैं कि सबसे पहले हमारे पास जो है वो DE है। DE जो है वो कितना, ये DE जो टोटल डिस्प्लेसमेंट है हमारे पास वो 6 मीटर है। AD तक जो डिस्प्लेसमेंट बनता है या डिस्टेंस बनता है वो 4 मीटर है। फिर D से लेकर E तक जो डिस्टेंस है हमारे पास वो 6 मीटर है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स अगर हम लोग जो है वो हम लोगों ने DE फाइंड आउट करना है तो हम लोग कह सकते हैं कि जो DE है वो AE के इक्वल है। यानी कि अगर हम लोगों ने DE फाइंड करना है तो ये जो टोटल डिस्टेंस है हमारे पास AE, इसमें से हम लोग अगर AD तक का जो डिस्टेंस है 4 मीटर वो माइनस कर दें तो हमारे पास DE तक का डिस्टेंस आ जाता है। तो हमारे पास जो टोटल डिस्टेंस है वो हमारे पास AE है। ठीक है, उसमें से हम लोग AD माइनस कर दें। DE को फाइंड आउट करने के लिए जो टोटल डिस्टेंस है AE, उसमें से AD माइनस किया, टोटल डिस्टेंस हमारे पास 6 मीटर है, उसमें से AD माइनस किया तो 4 मीटर आ गया। तो DE हमारे पास जो आया, DE तक का जो डिस्टेंस है वो हमारे पास क्या होगा, 2 मीटर। तो स्टूडेंट्स अब देखें हमारे पास नेक्स्ट है CD। अब ये C और D ये A और B के इक्वल है।
ये सी और डी जो है वो ए और ए के पैरेलल हैं। जिस तरह ए और बी 5 न्यूटन के इक्वल हो सकते हैं, तो फिर सी और डी भी 5 न्यूटन के इक्वल है। तो फिर हम लोग ये कह सकते हैं सी एंड डी जो है ए बी के इक्वल है, तो फिर ये भी 5 न्यूटन के इक्वल है। ठीक है स्टूडेंट्स, इस तरह स्टूडेंट्स हमारे पास जो ए बी की वैल्यू आ गई वो 5 न्यूटन आ गई, ए डी की वैल्यू 4 मीटर, डी ई की वैल्यू हमारे पास जो है वो 2 मीटर आ गई। ठीक है, सी डी की वैल्यू हमारे पास जो 5 न्यूटन आ गई। अब हम लोग इन सारी वैल्यूज़ को यहाँ पे पुट करके जो वर्क डन फाइंड आउट कर सकते हैं, और वो वर्क डन हमारे पास एरिया ऑफ रेक्टेंगल ए बी सी डी प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल सी डी ई के इक्वल होगा। नेक्स्ट हम लोगों ने लिख दिया कि पुटिंग वैल्यूज इन इक्वेशन 1, तो हमारे पास यहाँ पर ए बी की वैल्यू 5 न्यूटन थी, फिर ठीक है, फिर ए डी की वैल्यू 4 मीटर थी, फिर प्लस हाफ जो हमारे पास डी ई की वैल्यू आई थी वो 2 मीटर थी, और हमारे पास जो सी और डी की वैल्यू थी वो हमारे पास 5 न्यूटन थी। इन सब अब 5 और 4 को जब हम लोगों ने मल्टीप्लाई करवाया तो न्यूटन मीटर जो है वो जाउल के इक्वल होता है, इस वजह से हमारे पास 20 जाउल आ गया। 5 को जब हम लोग 4 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 20 न्यूटन मीटर बनेगा। न्यूटन मीटर जो है हमारे पास जाउल के इक्वल है, इस वजह से हम लोग वहाँ पर 20 जाउल लिख देते हैं, और ये 2 कैंसिल हो गया और 5 न्यूटन मीटर आ गया, और 5 न्यूटन मीटर को भी हम लोग जाउल के इक्वल लिख सकते हैं। तो 20 जाउल को जब हम लोग 5 जाउल में कन्वर्ट करेंगे, प्लस करेंगे, तो हमारे पास जो वर्क डन होगा वो 25 जाउल आएगा। तो फिर हमारे पास वर्क डन का जो यूनिट होता है वो भी जाउल होता है, इसलिए हम लोग हेडिंग लगाकर लिख देंगे कि द वर्क डन बाय द फोर्स इज़ 25 जाउल। यानी कि जो फोर्स वेरी हो रही थी डिस्टेंस के साथ, उस फोर्स ने जो है बॉडी को 0 मीटर से 6 मीटर तक का डिस्टेंस करवाने के लिए जो वर्क डन किया है वो हमारे पास 25 जाउल है। स्टूडेंट्स नेक्स्ट हमारे पास जो एग्जांपल है वो है 4.2। 70 kg मैन, यानी कि एक आदमी है जिसका वज़न जो है वो 70 किलोग्राम है, रन्स अप अ लॉन्ग फ्लाइट ऑफ स्टेयर्स इन 4 सेकेंड्स। यानी कि वो हमारे पास 4 सेकंड में जो है वो लॉन्ग फ्लाइट ऑफ स्टेयर्स के ऊपर भागता है। द वर्टिकल हाइट ऑफ द स्टेयर इज़ 4.5 मीटर। उस स्टेयर्स की जो वर्टिकल हाइट है वो 4.5 मीटर है। कैलकुलेट हिज पावर अप टू इन वाट्स। उसकी हम लोगों ने पावर जो है वो फाइंड आउट करनी है। स्टूडेंट्स देखें, हमारे पास जो स्टेयर्स होती हैं उनकी जो शेप होती है वो इस तरह होती है, ठीक है। तो अब देखें कि उन्होंने कहा है कि उन स्टेयर्स की जो हाइट है वो हमारे पास कितनी दी गई है न्यूमेरिकल में। स्टेयर्स की हाइट हमारे पास जो है वो वर्टिकल हाइट 4.5 मीटर है, ठीक है। वर्टिकल हाइट हमारे पास 4.5 मीटर है। एक आदमी जो कि जिसका वज़न 70 kg है वो हमारे पास 4 सेकंड्स में उतनी स्टेयर्स तक चला जाता है कि उन स्टेयर्स की जो वर्टिकल हाइट होती है वो हमारे पास 4.5 मीटर होती है, ठीक है। अर्थ ये लॉन्ग। अब देखें हमारे पास ये जो आदमी है जिसका वज़न 70 किलोग्राम है और वो 4 सेकंड में सीढ़ियाँ चढ़ता है, तो वो देखें फोर्स ऑफ ग्रेविटी के अगेंस्ट मूव कर रहा है, ठीक है। फोर्स ऑफ ग्रेविटी के अगेंस्ट मूव कर रहा है, यानी कि ऊपर को जा रहा है। वर्टिकल हाइट जो है वो कवर कर रहा है 4.5 मीटर वर्टिकल हाइट उसने जो है वो कवर की है। तो अब देखें ये स्टेयर्स के ऊपर जा रहा है, इस वजह से ऊपर जाने की वजह से अब देखें अगर बॉडी जो है वो अवे फ्रॉम दी अर्थ मूव करती है तो वो कोई ना कोई पोजीशन टेन करती है। वो 4.5 मीटर वर्टिकल हाइट की स्टेयर्स पर जाता है, तो वहाँ पर मतलब कि उसने जो एनर्जी पोसेस्ड की है वो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है, ठीक है। वो हमारे पास एक हाइट के ऊपर जाता है, यानी कि 4.5 मीटर की हाइट के ऊपर जाता है, और वहाँ पर जाकर वो एक पोजीशन अटेन करता है जिसकी वजह से उस पोजीशन की वजह से वो जो एनर्जी प्रोसेस करता है वो हमारे पास ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होती है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो फिर उसने जो वर्क डन किया है स्टेयर्स को चढ़ने में 4 सेकंड्स में और 4.5 मीटर की वर्टिकल हाइट तक जाने में उसने जो वर्क डन किया है वो हमारे पास ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की इक्वल होगा। तो हम लोग कह सकते हैं कि जो वर्क डन है वो हमारे पास वो mgh के इक्वल है। स्टूडेंट्स उन्होंने कहा कि पावर फाइंड करें। पावर का फार्मूला होता है हमारे पास, यानी कि उस शख्स को जिसका वेट 70 kg है उसने 4 सेकंड्स में जो है वो 4.5 मीटर वर्टिकल हाइट वाली स्टेयर्स जो है वो कवर की हैं, तो कितनी पावर जो है वो देखें। कैलकुलेट हिज पावर आउटपुट इन वाट्स।
उसकी कैलकुलेट पावर आउटपुट हम लोगों ने वाट में फाइंड आउट करनी है। तो पावर का फार्मूला होता है हमारे पास W/T। तो उसने जो वर्क डन किया है वो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल है। तो इस वर्क डन की जगह हम लोग जो है वो mgh लिख सकते हैं, mgh/T। तो वही सारी हमारे पास जो डाटा दिया गया है वो ये है। हमारे पास 4.2 की हेडिंग है, उसमें जो डाटा दिया गया है कि उसमें ये बताया गया है कि उस इंसान का जो मैस है वो 70 kg है, टाइम उसको लगा जो है वो 4 सेकंड है, और हाइट जो है उसने कवर की है वो 4.5 मीटर है। रिक्वायर्ड जो चीज़ हमें चाहिए वो हमें पावर फाइंड आउट करनी है। इस वजह से हमारे पास यहाँ पर फार्मूला नहीं, दो फार्मूला ही लगेंगे। वर्क डन इज इक्वल टू W/mg। हमारे पास जो वर्क डन है वो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की इक्वल हुआ है। तो पावर हमारे पास देखें कि पावर का फार्मूला होता है हमारे पास W/T। हमारे पास ये तो पहला फार्मूला आ गया हमारे पास कि उसने एक हाइट अटेन की है, एक हाइट के ऊपर गया है 4.5 मीटर की हाइट के ऊपर, जिसकी वजह से उसने ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी अटेन की, इसलिए जो वर्क डन है वो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की इक्वल है। और पावर का ये पहला फार्मूला आ गया हमारे पास। फिर जो दूसरा फार्मूला है कि पावर फाइंड आउट करनी है, उसका फार्मूला है हमारे पास W/T। सोल्यूशन लिखेंगे हमारे पास यूजिंग, सोल्यूशन की हेडिंग लिखाएंगे यूजिंग इक्वेशन 1 इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 थी हमारे पास W/mg, इसको हम लोगों ने इक्वेशन 2 में जब यूज़ करना है तो W/mgh है, तो यहाँ पर हम लोग इस W की जगह mgh/T लिख देंगे। तो पावर mgh/T आ जाएगा। फिर हम लोग जो है वो वैल्यूज़ पुट कर देंगे कि सब पहले हमारे पास देखें P/mgh/T है। तो उस इंसान का जो मैस हमें बताया गया था वो 70 kg था। ग्रेविटी जी की वैल्यू आपको पता है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। हाइट हमें जो दी गई है वो 4.5 मीटर थी। टाइम हमारे पास जो है 4.0 सेकंड है। जब हम लोग सारी वैल्यूज़ को पुट करके इसको कैलकुलेटर पर सोल्व आउट करते हैं तो हमारे पास जो पावर है वो 771.570 मीटर 75 kg मीटर स्क्वायर सेकंड पर क्यूब आती है। अब देखें हम ये जो kg है वो यहाँ से आ गया, मीटर स्क्वायर, मीटर का एक ये वाला मीटर और एक ये वाला मीटर, इसकी पावर भी 1 है, इसकी पावर भी 1 है, दोनों को मिला के मीटर स्क्वायर बन गया। ये जो हमारे पास सेकंड पर स्क्वायर है और यहाँ पर इस सेकंड की पावर जो है 1 थी, जब ये ऊपर जाएगी तो ये -3 हो जाएगी। ठीक है स्टूडेंट्स, हम लोगों ने जो पावर आउटपुट है उसको वाट में कैलकुलेट करना है। तो हमारे पास ये जो आंसर आया है उसको हम लोग राउंड ऑफ कर देंगे। राउंड ऑफ करके हम लोगों ने लिखना है कि राउंड ऑफ किया हम लोगों ने, जब इसको देखें ये 5 था और इसके बाद वाला अक्सर स्टूडेंट्स जो हैं वो हम लोग पहले इसको साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करेंगे कि हमारे पास जो फर्स्ट डिजिट है पॉइंट उसके बाद आई, यानी कि 0 के बाद जो है सिर्फ और सिर्फ पॉइंट के से पहले जो है सिर्फ और सिर्फ एक डिजिट रह जाए। हम लोगों ने इसको साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करना है। इस वजह से पॉइंट को हम लोगों ने 2 स्टेप्स जो है वो लेफ्ट हैंड साइड पे मूव करवाया। इस वजह से हमारे पास यहाँ पर 10⁻² बन गई। फिर हम लोगों ने इसको राउंड ऑफ किया। तो स्टूडेंट देखें हमारे पास ये जो लास्ट डिजिट है वो 5 है। 5 के बाद वाला अगर जो है इवन हो तो उसमें हम लोग 1 ऐड नहीं करेंगे, अगर ओड हो तो हम उसमें 1 ऐड करेंगे। तो अब देखें ये हमारे पास जो है इस 5 के बाद 7 है, ये ओड है, इसमें हम लोग 8 ऐड करेंगे। फिर ये 7 की जगह हमारे पास 8 बन जाएगा। अब 8 जो है वो 5 से बड़ा है, ठीक है। 8 हमारे पास जो है वो 5 से बड़ा होता है, इस वजह से हमारे पास इस 1 में हम लोग जो है वो कुछ भी ऐड नहीं करेंगे। इस 1 में हम लोग जो है वो 2 ऐड कर देंगे और 2 जो है वो 5 से छोटा है। इस वजह से हमारे पास इसको राउंड ऑफ करने के बाद हमारे पास जो पावर आती है वो 7.7 × 10⁻² वाट आती है। ठीक है स्टूडेंट्स, हमारे पास फिर जो पावर आउटपुट आई, यानी कि हमारे पास एक 70 किलोग्राम का आदमी था, उसने जो है 4 सेकंड्स में जो है वो सीढ़ियाँ चढ़ा, वो जिसकी हाइट 4.5 मीटर थी, वर्टिकल हाइट थी, और उसकी जो पावर आउटपुट है वो हमारे पास 7.7 × 10⁻² की इक्वल आई। क्योंकि हमारे पास हम लोगों ने ऐसे यूनिट्स में पढ़ा था कि हमारे पास जो किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकंड
पर क्यूब जो होता है वो हमारे पास वाट के इक्वल होता है। तो इसके आंसर में हम लोगों ने लिख दिया कि जो हमारे पास पावर है, पावर इज 7.7 मल्टीप्लाई 10⁻², वाट की इक्वल आई है हमारे पास। ओके स्टूडेंट्स, तो हम लोगों को पता चल गया कि एक 70 kg का जो आदमी था जिसने 4.5 मीटर की जो वर्टिकल हाइट वाली जो स्टेयर्स थी वो उसने क्रॉस की हैं और 4 सेकंड में की हैं। तो उस वक़्त उसने जो पावर लगाई है या जो ताकत लगाई है वो हमारे पास जो है वो 7.7 मल्टीप्लाई 10⁻², वाट के इक्वल थी। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, हमारे पास जो एग्जांपल है वो है 4.3, जिसमें हमें कहा गया है कि a car weighing 18620 न्यूटन, यानी कि हमारे पास एक कार है, उसका वेट है 18620 न्यूटन, उसका वेट बहुत ज़्यादा है। रनिंग विद द स्पीड ऑफ 6 मीटर पर सेकंड, यानी कि वो एक स्पीड के साथ रन कर रही है और उसकी स्पीड है 16 मीटर यानी कि 16 मीटर पर सेकेंड। ब्रेक्स आर अप्लाइड एंड इट इज़ ब्राउट टू रेस्ट इन अ डिस्टेंस ऑफ 80 मीटर, यानी कि एक कार है जिसका वज़न है 620 न्यूटन और वो जिस स्पीड के साथ मूव कर रही है वो 16 मीटर पर सेकेंड है। जब उस कार के ऊपर ब्रेक अप्लाई करते हैं तो ब्रेक अप्लाई होने के बाद भी वो रुकते रुकते 80 मीटर जो है डिस्टेंस कवर कर लेती है। डिटरमाइन द एवरेज फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एक्टिंग ऑन इट, उसके ऊपर जो एवरेज फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लग रही है वो हम लोगों ने फाइंड आउट करनी है। यानी कि स्टूडेंट्स ये देखें, ये हमारे पास एक कार है, ठीक है। उन्होंने कहा इस कार का वेट जो है हमारे पास 620 न्यूटन है, ठीक है। इसका और ये कार जिस वेलोसिटी के साथ मूव कर रही है वो है 16 मीटर पर सेकेंड। जब इस कार के ऊपर हम लोग ब्रेक अप्लाई करते हैं तो ब्रेक अप्लाई होने के बाद भी ये कार जो है वो 80 मीटर का जो डिस्टेंस जो है वो कवर कर लेती है। तो स्टूडेंट्स देखें, ये कार जो है वो 18 मीटर का जो है वो डिस्टेंस कवर कर लेती है ब्रेक अप्लाई होने के बाद भी, यानी कि जब इसके ऊपर हम लोगों ने ब्रेक अप्लाई की, जब ये 16 मीटर की स्पीड के साथ मूव कर रही थी और इसका वेट जो है 18,620 न्यूटन था। जब ब्रेक अप्लाई की तो ब्रेक अप्लाई होने के बाद ही इसके पास जो है वो काइनेटिक एनर्जी थी। वो जो काइनेटिक एनर्जी है कुछ तो फ्रिक्शनल फोर्स के अगेंस्ट यूज़ होगी और कुछ जो है उसको 18 मीटर डिस्टेंस कवर करवाने में यूज़ होगी। यानी कि इसकी जो काइनेटिक फ्रिक्शनल फोर्स जो है, यानी कि अगर ये कार जो है वो इस डायरेक्शन में डिस्टेंस कवर कर रही है तो फ्रिक्शनल फोर्स जो है वो उसके ऑपोजिट होगी, फ्रिक्शनल फोर्स जो है उसको रोकने की कोशिश कर रही होगी, ठीक है। यानी कि इसकी जो काइनेटिक एनर्जी है हमारे पास वो हमारे पास फ्रिक्शनल फोर्स कुछ जो है फ्रिक्शनल फोर्स में कन्वर्ट होगी और कुछ जो है वो डिस्टेंस कवर करने में फ्रिक्शनल फोर्स के अगेंस्ट यूज़ होगी और कुछ जो है हमारे पास डिस्टेंस कवर करने में जो है वो यूज़ होगी। 80 मीटर जो डिस्टेंस कवर किया है तो काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला होता है हमारे पास 1/2 mv² = FD। फ्रिक्शनल फोर्स हम लोगों ने फाइंड आउट करना है। डिस्टेंस हमें बता दिया कि 80 मीटर है, वेलोसिटी भी हमें पता है कि 16 मीटर पर सेकेंड है, ठीक है स्टूडेंट्स। वेट भी बता दिया है हमें कि हमारे पास 18,620 न्यूटन जो है हमारे पास उस बॉडी का वेट है। तो हम लोगों ने फ्रिक्शनल फोर्स फाइंड आउट करनी है। तो फ्रिक्शनल फोर्स फाइंड आउट करने के लिए हम लोग जो है पहले उसका मैस फाइंड आउट कर लेंगे। वेट हमें बता दिया कि उसका मैस फाइंड आउट करेंगे। मैस कैसे फाइंड आउट करेंगे? W = mg हम लोगों ने मैस फाइंड आउट करना है तो m = W/g आ जाएगा। तो हम लोग यहाँ पर जो है वो m की वैल्यू पुट करेंगे W/g, फिर जो है वो इसको जो है F को सेपरेट करके इसकी फ्रिक्शनल फोर्स फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहले हम लोगों ने डाटा की हेडिंग लगा दी कि 4.6 एग्जाम्पल में हमारे पास जो डाटा है वो ये है कि बॉडी का वेट हमें दे दिया गया है। वेट = W 18,620 न्यूटन है। फिर हमें जो है स्पीड दे दी गई है, स्पीड = v और 16 मीटर पर सेकंड है। फिर हमें जो डिस्टेंस दे दिया गया है वो हमारे पास 18 मीटर है। रिक्वायर्ड जो चीज़ हम लोगों ने फाइंड आउट करनी है वो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है। फिर उसके बाद उसके लिए हमारे पास फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो है हम लोगों ने फाइंड आउट करनी है। बॉडी को ऊपर जब हम लोगों ने ब्रेक अप्लाई की, जब वो 16 मीटर पर सेकेंड की स्पीड के साथ मूव कर रही थी तो ब्रेक अप्लाई होने के बाद भी उसके पास काइनेटिक एनर्जी मौजूद थी, जो कि उस काइनेटिक एनर्जी का जो
कुछ हिस्सा था वो फ्रिक्शनल फोर्स के अगेंस्ट वर्क डन करने में यूज़ हो गया, और कुछ हिस्सा जो है हमारे पास जो उसको 80 मीटर डिस्टेंस कवर करवाने में यूज़ हो गया। तो हम लोग कह सकते हैं द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द कार इज इक्वल टू द वर्क डन बाय इट बिफोर स्टॉपिंग। काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला होता है हमारे पास हाफ एम वी स्क्वायर। तो हाफ एम वी स्क्वायर जो है हमारे पास एफ डी की इक्वल हो गया। इसको हम लोगों ने इक्वेशन 1 का नाम दिया दिया। अब हम लोगों ने ये फोर्स ऑफ फ्रिक्शन फाइंड आउट करनी थी। डिस्टेंस हमारे पास 80 मीटर है, वेलोसिटी भी हमारे पास 16 मीटर पर सेकेंड है। हम लोगों ने मैस फाइंड आउट करना है, तो मैस को फाइंड आउट करके हम लोग मैस की वैल्यू पुट करेंगे और फिर जो है फ्रिक्शनल फोर्स को एफ को जो है सेपरेट करके फ्रिक्शनल फोर्स की वैल्यू निकालेंगे। तो सोल्यूशन लिखते हैं, वी नो दैट डब्ल्यू इज इक्वल टू एम जी। मैस हम लोगों ने फाइंड आउट करना है, एम इज इक्वल मैस को सेपरेट कर लेंगे, फिर डब्ल्यू ओवर जी आ जाएगा। फिर मैस की जो वैल्यू है यहाँ पे पुट कर दी हम लोगों ने, डब्ल्यू ओवर जी आ गई। इसको इक्वेशन 2 का नाम दे दिया गया। फिर यूजिंग इक्वेशन 2 इन इक्वेशन 1, इस इक्वेशन 2 को हम लोगों ने इक्वेशन 1 में यूज़ किया। तो हमारे पास हाफ इंटू डब्ल्यू बाई जी इंटू वी स्क्वायर इज इक्वल टू एफ डी आ गया। फिर हमारे पास डब्ल्यू वी स्क्वायर, ये 2 और जी जो आपस में मल्टीप्लाई हो गया, और ये डब्ल्यू और वी स्क्वायर जो आपस में मल्टीप्लाई हो गया, तो हमारे पास डब्ल्यू वी स्क्वायर ओवर 2 जी डी आ गया। 2 जी डी हमारे पास इस वजह से आया क्योंकि हम लोगों ने फ्रिक्शनल फोर्स फाइंड आउट करनी है। तो ये डिस्टेंस जो है इधर मल्टीप्लाई हो रहा है एफ के साथ, इधर आकर डिवाइड हो जाएगा, तो डब्ल्यू वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 जी डी आ जाएगा हमारे पास। ये फ्रिक्शनल फोर्स हम लोगों ने फाइंड आउट करनी थी, इसलिए हम लोगों ने एफ को सेपरेट कर दिया। तो 2 जी डी इज इक्वल टू एफ और एफ इज इक्वल टू डब्ल्यू वी स्क्वायर ओवर 2 जी डी आ गया हमारे पास। ठीक है स्टूडेंट्स, तो फिर हमारे पास जो वेट था, वेट हमारे पास 620 न्यूटन था। वेट की वैल्यू पुट कर दी, वेलोसिटी की वैल्यू पुट कर दी 16 मीटर पर सेकेंड। 2 इंटू जी जो है वो जी की वैल्यू हमारे पास 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। डिस्टेंस की जो वैल्यू है हमारे पास 80 मीटर। जब हम लोगों ने इन सारी चीज़ों को कैलकुलेटर पर सॉल्व आउट किया तो हमारे पास जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो 30-40 न्यूटन आ गई। ठीक है, यानी कि हमारे पास बॉडी जब 16 मीटर पर सेकंड की स्पीड के साथ मूव कर रही होती है और अगर उसका वेट जो है 620 न्यूटन है, और उसके ऊपर जब हम लोग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ब्रेक अप्लाई करते हैं, और ब्रेक अप्लाई होने के बाद भी वो 80 मीटर का जो है वो डिस्टेंस कवर कर लेती है, तो उसके ऊपर जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लगती है वो 3040 न्यूटन होती है। और ये जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है ये हमारे पास एवरेज फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है, इस वजह से हम लोगों ने नेक्स्ट हेडिंग लगा दी कि द एवरेज फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एक्टिंग ऑन कार इज 3040 न्यूटन। नेक्स्ट स्टूडेंट्स हमारे पास जो एग्जांपल है वो है 4.4, अ मोटरसाइकिल राइडर वेट 60 kg। यानी कि हमारे पास एक मोटरसाइकिल राइडर है, ये देखिए इसके ऊपर जो मोटरसाइकिल राइडर बैठा हुआ है इसका जो वेट है वो हमारे पास 60 kg है। इज कोस्टिंग डाउन अ 40 डिग्री स्लोप, वो एक ऐसी स्लोप से नीचे आ रहा है जो कि 40 डिग्री एंगल पर लाई करती है। द वेट ऑफ मोटरसाइकिल इज़ 30 kg, और जो मोटरसाइकिल का वेट है वो हमारे पास 30 kg है। यानी कि हमारे पास इस राइडर के वेट को और मोटरसाइकिल के वेट को मिलाकर हमारे पास जो वेट बनता है, जो टोटल वेट बनता है, उसको हम लोग 90 kg कहते हैं। एट द टॉप ऑफ द स्लोप, इस स्लोप की टॉप पर जो द स्पीड ऑफ द मोटरसाइकिल इज़ 3.2 मीटर पर सेकेंड। यानी कि इस स्लोप की टॉप पर उस मोटरसाइकिल की जो स्पीड होती है वो 3.2 मीटर पर सेकेंड है स्लोप की टॉप पर, यानी कि वो हमारे पास एक इनिशियल वेलोसिटी है। इफ़ द काइनेटिक फ्रिक्शनल फोर्स इज़ 100 न्यूटन, अगर हमारे पास जो काइनेटिक फ्रिक्शनल फोर्स है वो 100 न्यूटन है। फ्रिक्शनल फोर्स का आपको पता है कि अगर राइडर जो है वो नीचे आने की कोशिश कर रहा है तो फ्रिक्शनल फोर्स जो है उसको अपवर्ड मूव करवाने की कोशिश करेगी। ठीक है, क्योंकि फ्रिक्शनल फोर्स जो है वो हमेशा बॉडी की मोशन के ऑपोजिट होती है। व्हाट विल बी द स्पीड ऑफ मोटरसाइकिल 70 मीटर डाउन हिल, यानी कि उस मोटरसाइकिल की स्पीड कितनी होगी जब वो 72 मीटर डाउन हिल, जब वो 72 मीटर जो है वो नीचे की तरफ अपना जो है वो रास्ता तय कर चुका होता है, या रास्ता जो है वो 72 मीटर हमारे पास जो डिस्टेंस है वो कवर कर चुका होता है। तो तब उस मोटरसाइकिल की स्पीड कितनी होती है जब हमारे पास फ्रिक्शनल फोर्स 100 न्यूटन है और हमारे पास जो मोटरसाइकिल की स्पीड है वो 3.2 मीटर पर सेकेंड है।
राइडर का वेट हमारे पास 60 केजी है, मोटरसाइकिल का वेट हमारे पास 60 केजी है, और जो हमारे पास स्लोप है वो 24 डिग्री पर है। इनिशियल वेलोसिटी हमें बता दी गई कि 3.2 मीटर पर सेकंड। फाइनल वेलोसिटी हम लोगों ने फाइंड आउट करनी है। तो स्टूडेंट सबसे पहले हम लोग एग्जांपल 4.4 का जो है वो यहाँ पर डाटा लिख लेते हैं। जो हमारे पास डाटा आया है, डाटा हमारे पास क्या है, सबसे पहले मैस ऑफ राइडर का मैस दिया गया है हमें, जिसको m1 कहा गया है, वो 60 केजी है। मैस ऑफ मोटरसाइकिल का मैस हमारे पास m2 है जो कि 30 केजी है। तो टोटल मैस है हमारे पास वो 60 केजी और 30 केजी आया, को प्लस करने से हमारे पास 90 केजी मैस आया, और ये हमारे पास टोटल मैस है। तो हमारे पास जो इनिशियल स्पीड है वो हमारे पास 3.2 मीटर पर सेकंड है। काइनेटिक फ्रिक्शनल फोर्स हमारे पास 100 न्यूटन है, और डिस्टेंस हमारे पास 72 मीटर है। हम लोगों ने फाइंड आउट करना है, क्या करना है, जो रिक्वायर्ड है हमें वो है फाइनल वेलोसिटी। फाइनल वेलोसिटी हम लोगों ने फाइंड आउट करनी है। तो स्टूडेंट्स देखें, हम लोगों ने पढ़ा है कि जिस तरह हम अगर एक ज़मीन के ऊपर खड़े हों तो जिस तरह हमें फोर्स ऑफ ग्रेविटी जो है वो डाउनवर्ड पुल देती है, इसी तरह उसके ऑपोजिट हमारे ऊपर जो है एक नॉर्मल फोर्स भी लग रही होती है, जिसकी वजह से हम लोग जो है वो ज़मीन के ऊपर खड़े हो सकते हैं। तो इसी तरह अगर आप लोग जो है वो इस मोटरसाइकिल को जो है वो ये एक मैस कंसिडर कर लें, तो अगर इस मैस के ऊपर जो है फोर्स ऑफ ग्रेविटी लग रही है mg उसके वेट के इक्वल, तो ये हमारे उसके ऑपोजिट यहाँ पर हमारे पास एक नॉर्मल फोर्स भी लगती है, जिसकी डायरेक्शन जो है वो फोर्स ऑफ ग्रेविटी के ऑपोजिट होती है। ठीक है स्टूडेंट्स, देखें अगर ये राइडर जो है वो इस स्लोप से नीचे आ रहा है, यानी कि ये कुछ ना कुछ जो है वो वर्क डन कर रहा है, और ये जो वर्क डन कर रहा होगा ये हमारे पास चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के चेंज इन वेलोसिटी के इक्वल आएगा, और चेंज इन वेलोसिटी हमारे पास क्या होता है, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, ये हमारे पास जो है वो चेंज इन वेलोसिटी के इक्वल होता है। यानी कि राइडर अगर उस स्लोप से नीचे आ रहा है जो कि 24 डिग्री के एंगल के ऊपर है, तो वो यानी कि वो कुछ ना कुछ वर्क डन कर रहा है, और उसका जो वर्क डन है हमारे पास वो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के इक्वल है। और चेंज इन काइनेटिक एनर्जी हमारे पास क्या होती है, फाइनल काइनेटिक एनर्जी को जब हम लोग इनिशियल काइनेटिक एनर्जी से माइनस कर देते हैं तब हमारे पास जो है वो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी आ जाती है। तो स्टूडेंट्स देखें, अगर ये राइडर जो है वो इस स्लोप से नीचे आ रहा है, तो यानी कि उसके ऊपर फोर्स ऑफ ग्रेविटी लग रही है, और उसके ऑपोजिट जो फोर्स लग रही है वो हमारे पास नॉर्मल फोर्स है। फोर्स ऑफ ग्रेविटी इसको डाउनवर्ड डायरेक्शन पुल दे रही है, नॉर्मल फोर्स इसको अपवर्ड पुल दे रही है। यानी कि यहाँ पर देखें ये फोर्स ऑफ ग्रेविटी उसके वेट के इक्वल है और उसको डाउनवर्ड पुल दे रही है, और नॉर्मल फोर्स जो है उसको अपवर्ड पुल दे रही है। ठीक है, यानी कि हमारे पास फोर्स ऑफ ग्रेविटी और नॉर्मल फोर्स जो है वो एक दूसरे के ऑपोजिट हैं, या एक दूसरे के परपेंडिकुलर हम लोग कह सकते हैं कि ये दोनों फोर्सेस जो हैं हमारे पास एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। तो स्टूडेंट्स अगर हम लोग यहाँ पर भी एक लाइन लगा लेते हैं तो यहाँ पर हमारे पास जो है वो एंगल थीटा बन जाता है, और यहाँ पर एंगल थीटा जो हमारे पास 24 डिग्री के इक्वल है। यहाँ पर तो पहले ही हमें 24 डिग्री का एंगल दिया गया है स्लोप का, कि स्लोप जिस एंगल पर है वो 24 डिग्री है। अब हमारे पास यहाँ पर जो एंगल बनता है वो भी हमारे पास 24 डिग्री का बनता है। वो कैसे, अब यहाँ पर हमारे पास एम जी कोस थीटा 24 डिग्री, एम जी साइन थीटा 24 डिग्री कैसे आ गया। तो स्टूडेंट्स हम लोगों ने पढ़ा था कि ये हमारे पास वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है। ठीक है, ये हमारे पास जो है वह एक स्लोप है, या जिसको हम लोग कह सकते हैं कि एक वेक्टर है। ये उसके जो है ये उसका जो है एक्स कंपोनेंट है, ये हमारे पास वाई कंपोनेंट है, और ये हमारे पास जो यहाँ पर जो है वो एंगल थीटा बन रहा है। ठीक है, ये यहाँ पर हमारे पास एंगल थीटा बन रहा है, और जहाँ पर एंगल थीटा बन रहा हो उस लाइन के साथ जो है वो साइन थीटा बनता है। अगर ये स्लोप जो है ये हमारे पास जो वेक्टर है, अगर ये एफ है तो यहाँ पर एफ साइन थीटा बनेगा, और जहाँ पर एफ साइन थीटा बनता है उसके परपेंडिकुलर जो लाइन होती है वहाँ पे कोस थीटा बनता है। तो हम लोग कह सकते हैं कि यहाँ पर जो है एफ कोस थीटा है। यहाँ पर जो चीज़ है हमारे पास वो एम जी है। ठीक है, यहाँ पर एक्स एक्सिस के साथ जो है वो एम जी साइन थीटा बनती है, और उसके
ऑपोजिट जो है वो हमारे पास एम जी कोज थीटा बनेगा। इसी वजह से हमारे पास जो है थीटा हमें क्या दिया गया है, थीटा 24 दे दिया गया है हमें ऑलरेडी ही। तो इस वजह से हमारे पास ये एफ की जगह एम जी है। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे कि जिस लाइन के साथ 24 डिग्री का एंगल बनता है वो हमारे पास क्या है, एम जी कोज थीटा। सॉरी, जिस लाइन के साथ हमारे पास एंगल बनता है वो हमारे पास क्या होता है, कोस थीटा। और उसके ऑपोजिट या उसके परपेंडिकुलर जो लाइन होती है वो हमारे पास उसके साथ क्या बनता है, साइन थीटा। ये हमारे पास मैंने गलत लिख दिया था, सॉरी। तो ये हमारे पास देखें कि यहाँ पर अगर आप देख लें कि ये हमारे पास एक वेक्टर है एफ, ये उसका जो है एक्स कंपोनेंट है, ठीक है। ये हमारे पास उसका वाई कंपोनेंट है एक्स एक्सिस के साथ। ये यहाँ पर अगर एंगल थीटा बन रहा है तो जिस लाइन के साथ एंगल थीटा बन रहा है ये वहाँ पर हमारे पास एफ कोस थीटा बनेगा, और जिस उसके परपेंडिकुलर जो लाइन होगी वहाँ पर हमारे पास एफ साइन थीटा बनेगा। ये गलत था, तो देख लें यहाँ पर हमारे पास f की जगह एम जी है और कोस थीटा की वैल्यू हमें जो है 24 डिग्री दे दी गई। यहाँ पर भी हमारे पास f की जगह एम जी और को साइन थीटा की वैल्यू जो है हमारे पास 24 डिग्री आ जाएगी। तो इस वजह से हमारे पास ये जो नॉर्मल फोर्स और जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी है या जो वेट है हमारे पास, टोटल वेट राइडर का और हमारे पास मोटरसाइकिल का, वो डाउनवर्ड फोर्स ऑफ ग्रेविटी उसको खींच रही है। इस वजह से उसका वेट जो है एम जी के इक्वल है, ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। और यहाँ पर जो हमारे पास थीटा बन रहा है 24 डिग्री बन रहा है, जिस लाइन के साथ थीटा बन रहा है होता है वो हमारे पास एम जी कोस वहाँ पर हमारे पास कोस थीटा होता है, और वो थीटा की वैल्यू हमारे पास 24 डिग्री दी गई है। उसके परपेंडिकुलर जो लाइन होती है वहाँ पर हमारा साइन थीटा बनता है, और साइन थीटा की वैल्यू हमारे पास जो है थीटा की वैल्यू 24 डिग्री दे दी गई है। तो स्टूडेंट्स अब हम लोगों ने फाइंड आउट क्या करना है, हम लोगों ने फाइनल वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है। तो स्टूडेंट्स देखें, फाइनल वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है, और हम लोगों ने कहा है कि ये जो राइडर है, ये मोटरसाइकिल है, ये स्लोप से डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ रहे हैं, और यानी कि डाउनवर्ड डायरेक्शन में आने के लिए वो कुछ ना कुछ वर्क डन कर रहे हैं, और वो वर्क डन जो है उनकी चेंज इन वेलोसिटी की इक्वल है। और चेंज इन वेलोसिटी हमारे पास क्या होती है, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। तो फिर अब देखें स्टूडेंट्स, ये हमारे पास ये बॉडी जो है वो इस डायरेक्शन में मूव कर रही है, बॉडी इस डायरेक्शन में मूव नहीं कर रही। ये हमारे पास जो एम जी और जो हमारे पास नॉर्मल फोर्सेस हैं ये बैलेंस होती हैं तब ही बॉडी जो है वो स्मूथली जो है वो स्लोप से नीचे मूव कर पाती है। अगर ये नॉर्मल फोर्स और ये जो हमारे पास वेट है, ये जो कि डाउनवर्ड पुल दे रहा है, ग्रेविटी जिसको डाउनवर्ड पुल दे रही है, अगर वो आपस में बैलेंस ना हो तो हमारे पास जो बॉडी जो है वो इस तरह आगे पीछे मूव कर जाती है। लेकिन हमारे पास यहाँ पर बॉडी जो है आगे पीछे मूव नहीं कर रही, क्योंकि ये नॉर्मल फोर्स और जो बॉडी का वेट है वो हमारे पास बैलेंस्ड है। तो स्टूडेंट्स देखें, हमारे पास ये जो हमारे पास नॉर्मल फोर्स है ये ऑपोजिट है वेट के, यानी कि एम जी साइन थीटा के ऑपोजिट है। एम थीटा की वैल्यू हमारे पास 24 डिग्री की, इसको हम लोग ज़ीरो के इक्वल कह देते हैं, क्योंकि ये कोई रोल प्ले नहीं कर रही, ये बैलेंस है। तो हम लोग कह सकते हैं कि जो नॉर्मल फोर्स है वो हमारे पास एम जी साइन 24 डिग्री के इक्वल है, यानी कि जितनी नॉर्मल फोर्स लग रही है एम जी साइन 24 डिग्री वाली फोर्स भी उतनी है। दोनों ने एक बैलेंस किया हुआ है एक दूसरे को, ताकि बॉडी जो है वो स्लोप से स्मूथली नीचे आ सके। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास जो है वो डायग्राम है, जहाँ पर हम लोगों ने रिजॉल्विंग फोर्सेस को पढ़ा कि कौन कौन सी फोर्सेस लग रही हैं, और इस डायग्राम को हम लोग फ्री बॉडी डायग्राम भी कहते हैं। तो हम लोग देखते हैं नेक्स्ट कि सोल्यूशन में हम लोग क्या लिखते हैं कि फाइनल वेलोसिटी तो हम लोगों ने फाइंड आउट करनी है। फ्री बॉडी डायग्राम इज शोन इन फिगर, फोर्स इज एक्टिंग ऑन अ मोटरसाइकिल आर, यानी कि ये जो फ्री बॉडी डायग्राम है ये हमें ये शो कर रही है कि मोटरसाइकिल के ऊपर कौन कौन सी फोर्सेस लग रही हैं। मोटरसाइकिल के ऊपर फोर्स ऑफ ग्रेविटी लग रही है जो कि उसको डाउनवर्ड पुल दे रही है, नॉर्मल फोर्स लग रही है जो कि उसको अपवर्ड पुल दे रही है, ठीक है। ये फोर्स जो है जिसकी वजह से ही नॉर्मल फोर्स और ये जो डाउनवर्ड फोर्स है आपस में परपेंडिकुलर हो जाती हैं, जिसकी वजह से ये मोटरसाइकिल जो है वो डाउनवर्ड उस स्लोप के ऊपर जो है वो स्मूथली मूव कर लेता है। और ये जो जब भी मोटरसाइकिल जो है वो इस डायरेक्शन में मूव करता है तब उसके ऊपर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लगती है जो कि उस मोटरसाइकिल की मोशन के अगेंस्ट होती है, ठीक है। मोटरसाइकिल का जो वेट है वो वर्टिकली डाउनवर्ड होता है, और रिजॉल्विंग फोर्सेस
और जो हमारे पास जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है वो उसकी डायरेक्शन जो है वो अपवर्ड होती है। नॉर्मल फोर्सेस जो हैं हमारे पास वो इस प्लेन के परपेंडिकुलर एक्ट कर रही हैं, और जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है वो हमारे पास मोटरसाइकिल की मोशन के अगेंस्ट है, और जो मोटरसाइकिल का वेट है वो हमारे पास वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है, और जो रिजॉल्विंग फोर्सेस हैं mg है हमारे पास वो परपेंडिकुलर है प्लेन के। ये भी यदि देखें ये हमारे पास प्लेन है और ये जो mg है वो परपेंडिकुलर है, ठीक है। ये जो नॉर्मल फोर्स है वो हमारे पास mg cos थीटा के इक्वल ही है, ठीक है। ये हमारे पास नॉर्मल फोर्स जो है वो ये हमारे पास mg cos थीटा के इक्वल ही है। नॉर्मल फोर्स जो है वो परपेंडिकुलर है प्लेन के, यानी कि ये हमारे पास mg sin थीटा 24 डिग्री के परपेंडिकुलर है, mg cos थीटा की इक्वल ही है। ये हमारे पास नॉर्मल फोर्स और mg cos थीटा जो है इन्होंने दोनों ने आपस में एक दूसरे को बैलेंस किया हुआ है ताकि बॉडी जो है वो स्मूथली स्लोप से नीचे गिर सके, नीचे जा सके। तो हम लोग लिख देंगे नॉर्मल फोर्स acting perpendicular to the plane, force of friction acting against the motion of motorcycle, weight of motorcycle acting vertically downward, resolving force mg and perpendicular टू प्लेन we have, यानी कि नॉर्मल फोर्स mg और परपेंडिकुलर टू प्लेन नॉर्मल फोर्स जो है वो हमारे पास mg cos थीटा cos 24 डिग्री के इक्वल ही है। नॉर्मल फोर्स और mg cos 24 डिग्री ने एक दूसरे को बैलेंस किया है ताकि बॉडी जो है वो स्मूथली स्लोप से नीचे आ सके। नेट फोर्स एक्टिंग ऑन मोटरसाइकिल, जो कि हमारे पास जो नेट फोर्सेस जो हैं जो कि टोटल फोर्स जो मोटरसाइकिल पे एक्ट कर रही हैं वो हमारे पास जो है mg sin 24 माइनस एफ है, यानी कि mg फोर्स ऑफ फ्रिक्शन हमारे पास हम लोगों ने फाइंड आउट करनी है कि जो टोटल फोर्स बॉडी के ऊपर एक्ट कर रही है ये जो mg sin थीटा जो कि उसको डाउनवर्ड मूव करवा रही है, और उसमें से अगर हम लोग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन माइनस कर देंगे जो कि उसको इस डायरेक्शन में मूव करवा रही है तो हमारे पास जो टोटल फोर्स है वो आ जाएगी। तो हमारे पास जो नेट फोर्स है वो कैसे आ जाएगी, mg sin थीटा जो कि बॉडी को इस डायरेक्शन में मूव कर रही है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो कि इस डायरेक्शन में मूव कर रही है, ठीक है। हमारे पास मैस कितना है 90 kg, जी की वैल्यू हमारे पास 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, साइन 24 डिग्री है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन हमारे पास 100 न्यूटन है। जब हम लोगों ने इसको सोल्ड आउट किया, इसको कैलकुलेटर पे सोल्ड आउट करने के बाद हमारे पास जो नेट फोर्स है वो 252.8 न्यूटन आ गई। तो वर्क डन जो है हमारे पास, आपको पता है कि वर्क डन जो है जो बॉडी के ऊपर जो फोर्स लगी है और उसने जो डिस्प्लेसमेंट कवर किया है वो उसके इक्वल होती है। तो वर्क डन जो है हमारे पास एफ डी की इक्वल है, उसकी वैल्यू पुट कर दी, पुटिंग वैल्यूज वर्क डन इज इक्वल टू एफ, जो हमारे पास नेट फोर्स आई है 252.8 न्यूटन है, और हमारे पास जो डिस्प्लेसमेंट है कवर किया है वो हमें दे दिया गया था पहले ही जो कि 72 मीटर है। तो हमारे पास जो वर्क डन आया हमारे पास वो 182.01.6 जाउल आ गया हमारे पास जो बॉडी ने वर्क डन किया है, यानी कि 72 मीटर डिस्टेंस कवर करके उसने जो वर्क डन कर लिया है हमारे पास 72 मीटर डिस्टेंस कवर कर लिया है, और जो वर्क डन हुआ है 72 मीटर डिस्टेंस कवर करने के लिए वो हमारे पास 182.01.6 जाउल है। ये जो हमारे पास वर्क डन है ये हमारे पास पॉजिटिव वर्क डन है। पॉजिटिव वर्क डन क्यों है, क्योंकि बॉडी जो है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रही है। अगर बॉडी जो है अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करती है तो वर्क डन हमारे पास नेगेटिव होना था। वर्क डन जो है हमारे पास पॉजिटिव है, सो सिंस वर्क डन इज पॉजिटिव सो बाय वर्क एनर्जी थ्योरम वर्क डन जो है वो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी और के इक्वल होता है। हमारे पास जो काइनेटिक एनर्जी चेंज इन काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, जो फाइनल काइनेटिक एनर्जी को इनिशियल काइनेटिक एनर्जी से माइनस कर दें। तो हम लोगों ने फाइंड आउट क्या करना है, फाइनल वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है, इसलिए फाइनल काइनेटिक एनर्जी को जो है वो सेपरेट करेंगे। ये जो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी है फाइनल काइनेटिक एनर्जी के साथ माइनस हो रही है, इधर आके पॉजिटिव हो जाएगी। तो हमारे पास W प्लस इंटू काइनेटिक इनिशियल काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी, ठीक है। तो हमारे पास जो फाइनल काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला है 1/2 हाफ mv/f² जो है, फिर हमारे पास जो W है, फिर हमारे पास इनिशियल काइनेटिक एनर्जी का जो फार्मूला है वो हाफ mvi² है, ठीक है स्टूडेंट्स। हम लोगों ने जो फाइंड आउट करनी है वो फाइनल वेलोसिटी है। फाइनल वेलोसिटी हम लोगों ने जो है वो फाइंड आउट करनी है। तो इस वजह से हमारे पास काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला लिखने की वजह से ये जो हमारे पास
फाइनल वी एफ की वाला फैक्टर आ चुका है हमारे पास, इसको हम लोगों ने सेपरेट करना, इसको सेपरेट करना है। इसी वजह से हम लोग इसको सेपरेट करके ही इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। ये हमारे पास 1/2 m जो है वो हमारे पास यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, फिर इधर वाली साइड पे आकर जो है m हमारे पास डिवाइड हो जाएगा। यानी कि ये हमारे पास वेट है। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला हमारे पास क्या है, हाफ mvi²। ठीक है स्टूडेंट्स, तो vf² जो है हम लोगों ने सेपरेट करना है। तो हमारे पास ये 1/2 यानी कि हमारे पास डिवाइड हो रहा है, तो 2 उधर जाकर जो है वो मल्टीप्लाई हो जाएगा, मास जो है वो मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आकर डिवाइड हो जाएगा, तो 2/m इंटू डब्ल्यू प्लस हाफ mvi² आ जाएगा। ठीक है, इज इक्वल टू, फिर हम लोग इक्वल लगाकर, यानी कि ये जो 2 है वो इधर w के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा अंदर। ठीक है, तो 2w/m प्लस, यानी कि इस 2m को हम लोग इस पूरी टर्म के साथ अंदर मल्टीप्लाई करवा देंगे। 2w/m प्लस हमारे पास 2/m को फिर हम लोगों ने मल्टीप्लाई करवाया 1/2 mvi² के साथ। ठीक है स्टूडेंट्स, तो जब हम लोगों ने इसको सॉल्व आउट किया, यहाँ पर हमारे पास क्या है, मल्टीप्लाई। जब हम लोगों ने इसको सॉल्व आउट किया तो हमारे पास जो vf² है वो 2w/m प्लस vi² के इक्वल आ गया। जब हम लोगों ने इस टर्म को सॉल्व आउट किया, इस टर्म को हम लोगों ने सॉल्व आउट कैसे कर लिया, ये 2w, ये m जो है वो इस m से कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, ये दोनों टर्म्स जो है प्लस हो रही थी, तो यहाँ पर हम लोगों ने एलसीएम ले लिया m, और एलसीएम हमारे पास m 2w/m आ गया। फिर ये दोनों टर्म्स जो है वो आपस में मल्टीप्लाई हो रही थी, तो हमारे पास जो फाइनल वेलोसिटी आई हमारे पास वो 2w/m प्लस vi² के इक्वल आई। स्क्वायर रूट को हम लोगों ने ख़त्म करना है, क्योंकि हम लोगों ने सिर्फ और सिर्फ फाइनल वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है। फाइनल वेलोसिटी का स्क्वायर रूट स्क्वायर रूट नहीं फाइंड आउट करना, सिर्फ और सिर्फ हम लोगों ने जो है वो फाइनल वेलोसिटी फाइंड आउट करनी। ठीक है, हम लोगों ने इसका स्क्वायर रूट, ये जो हमारे पास स्क्वायर है इसको ख़त्म करना है, और ये vi का जो स्क्वायर है इसको भी ख़त्म करना है। तो इन दोनों को हम लोग ख़त्म करने के लिए दोनों साइड्स पे स्क्वायर रूट लेंगे। तो टेकिंग स्क्वायर रूट्स ऑन बोथ साइड, इसका स्क्वायर रूट लिया तो हमारे पास vf आ गया। ठीक है, इसका स्क्वायर रूट लिया तो 2w/m प्लस vi² आया। जब ये vf 2w/m का स्क्वायर रूट अलग था, ये vi² का स्क्वायर रूट अलग था, जब हम लोगों ने सारी की सारी वैल्यूज़ पुट कर दी, इसमें सारी की सारी वैल्यूज़ हम लोगों ने जब वो पुट की तो हम लोगों ने पहले वर्क डन फाइंड आउट कर लिया था, जो कि हमारे पास 182.01.63 आया था। ठीक है, तो यहाँ पर W की जगह हम लोगों ने जो वर्क डन हमारे पास आया था वो लिख दिया, और जो हमारे पास मैस था, जो टोटल मैस बना था, यानी कि राइडर का मैस 60 kg था और हमारे पास मोटरसाइकिल का मैस जो है वो हमारे पास 30 kg था। दोनों के मैस को प्लस करने की वजह से हमारे पास जो टोटल मैस आया था वो हमारे पास 90 kg था, तो वो हम लोगों ने यहाँ पर 90 kg मेंशन कर दिया। फिर हमारे पास जो इनिशियल वेलोसिटी हमें दी गई थी वो थी 3.2 मीटर पर सेकेंड। यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी का जो है वो स्क्वायर लेना है, तो हम लोग जो है यहाँ पर भी इस वजह से यहाँ पर 3.2 मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर आ गया। जब हम लोग इस टर्म को, यानी कि यहाँ पर जो है वैल्यूज़ पुट करके जो है वो कैलकुलेटर पर डालते हैं, तो जो हमारे पास फाइनल वेलोसिटी आई है वो 20.4 मीटर पर सेकेंड है। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास फाइनल वेलोसिटी निकल कर आ जाती है। तो फिर नेक्स्ट हम लोग जो है वो आंसर की हेडिंग लगाते हैं। आंसर की हेडिंग लगाकर हम लोग वहाँ पर लिख देते हैं कि हमारे पास अगर इनिशियल वेलोसिटी 3.2 मीटर पर सेकेंड थी, तो जो फाइनल वेलोसिटी होगी
फाइनल वेलोसिटी ऑफ द मोटरसाइकिल is 20.4 meter per second when it covers 72 meter नेक्स्ट स्टूडेंट्स, हमारे पास चैप्टर नंबर 4 की जो एग्जाम्पल है वो है एग्जाम्पल 4.5। उसमें हमें उन्होंने कहा है कि आ कार वेटिंग 1100 kg, यानी कि एक कार है जिसका वेट है 1100 kg इज़ मूविंग विद द वेलोसिटी ऑफ 12 मीटर पर सेकेंड। एक कार है जिसका वेट हमारे पास 1100 kg है और जिस वेलोसिटी के साथ वो कार मूव कर रही है वो 12 मीटर पर सेकेंड है। When it is at point P, पॉइंट P हमें यहाँ पर शो करवा दिया गया है कि ये हमारे पास पॉइंट P है। उन्होंने कहा है कि कार जिसका वेट हमारे पास 1100 kg है वो 12 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी के साथ मूव कर रही है। जब वो इस पॉइंट P पर आती है, इट्स इंजन स्टॉप, उसका इंजन रुक जाता है। इफ़ द फ्रिक्शनल फोर्स इज़ 120 न्यूटन, और अगर वहाँ पर जो फ्रिक्शनल फोर्स है जो कि उस कार की मोशन को अपोज करती है, और फ्रिक्शनल फोर्स तो वैसे भी किसी भी बॉडी की मोशन को अपोज करती है, तो जब कार जो है जिसका वेट हमारे पास 1100 kg है 12 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी के साथ मूव कर रही है, पॉइंट P के ऊपर आकर रुक जाती है, तब अगर उसकी जो वेलोसिटी है वो 120 न्यूटन है, व्हाट विल बी इट्स वेलोसिटी एट पॉइंट Q। अगर यहाँ पर हमारे पास उसकी वेलोसिटी है 120 न्यूटन, तो इस पॉइंट Q के ऊपर उसकी वेलोसिटी कितनी होगी? हाउ फार बियॉन्ड Q विल इट गो बिफोर कमिंग टू रेस्ट। ठीक है, तो जब हमारे पास यहाँ पॉइंट P के ऊपर जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो 120 न्यूटन है, तो हम लोगों ने ये फाइंड करना है कि पॉइंट Q के ऊपर जो है उसकी वेलोसिटी कितनी होगी। ठीक है, पॉइंट P के ऊपर हमारे पास फ्रिक्शनल फोर्स 120 न्यूटन है, हमारे पास पॉइंट P के ऊपर वेलोसिटी हमारे पास 12 मीटर पर सेकंड है। Q के ऊपर हमारे पास वेलोसिटी कितनी होगी, यानी कि इनिशियल वेलोसिटी 12 मीटर पर सेकंड हमें उन्होंने बता दी है। हम लोगों ने फाइनल वेलोसिटी जो कि पॉइंट Q पर होगी वो फाइंड आउट करनी है, और उन्होंने कहा जब पॉइंट Q पर बॉडी आती है तब उसकी वेलोसिटी कितनी होगी और वो Q से R तक कितना डिस्टेंस कवर करेगी। ठीक है, Q से R तक वो कितना डिस्टेंस कवर करेगी। स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम लोग जो है ये वाली डायग्राम समझते हैं। एक बॉडी है पॉइंट P के ऊपर, ठीक है, पॉइंट उसका वेट हमारे पास 1100 kg है और वो 12 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी के साथ पीछे से मूव करती आ रही थी। पॉइंट P के ऊपर आकर वो स्टॉप हो गई है। जब पॉइंट P के ऊपर आकर वो स्टॉप हो जाती है, यानी कि रुक जाती है, उसका इंजन जो है वो हमारे पास हम लोग स्टॉप करवा देते हैं, इसका इंजन हमारा स्टॉप पड़ा है हमारे पास। उसका इंजन स्टॉप होने के बाद भी उसके पास जो है वो कुछ काइनेटिक एनर्जी होती है। ठीक है स्टूडेंट्स, फिर उसी बची कुची काइनेटिक एनर्जी के साथ वो पॉइंट P से Q तक 24 मीटर डिस्टेंस कवर कर जाती है। पीछे से वो 12 मीटर पर सेकंड के वेलोसिटी के साथ मूव करती आ रही थी, 1100 kg उसका वेट है। पॉइंट P के ऊपर आकर जब हम लोग उसका इंजन जो है वो स्टॉप करवाते हैं, तो वो अपनी बची कुची काइनेटिक एनर्जी के साथ पॉइंट P से Q तक जो है वो 24 मीटर डिस्टेंस कवर कर लेती है। तो स्टूडेंट्स देखें, पॉइंट P से Q तक जो है वो 24 मीटर डिस्टेंस कवर करती है, और पॉइंट Q पर जाकर ज़मीन से उसकी जो हाइट होती है वो 1.5 मीटर होती है। यानी कि यहाँ पर हाइट कम थी, फिर यहाँ पर हाइट कम थी, यहाँ पर कम थी, यहाँ पर आकर जो है उसकी हाइट जो है वो 1.5 मीटर होगी।
मतलब कि ये जो हमारे पास बॉडी है जिसको हम लोगों ने पॉइंट पी के ऊपर आकर उसका इंजन स्टॉप करवा दिया है, बची कुछ काइनेटिक एनर्जी के साथ वो पॉइंट क्यू तक जो है वो 24 मीटर जो है वो डिस्टेंस कवर कर जाती है, यानी कि वो फोर्स ऑफ ग्रेविटी के अगेंस्ट मूव कर रही है, यानी कि ऊपर को जा रही है, किसी ना किसी हाइट के ऊपर जा रही है। मतलब कि रास्ते में जो है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन भी होगी, ज़ाहिर सी बात है इस गाड़ी के टायर्स के दरमियान, इस रोड के दरमियान, या इस ये जो स्लोप है, ये जो कर्व्ड पाथ है उसके दरमियान फ्रिक्शन होगी जो कि इस बॉडी की मोशन को अपोज करेगी। वो हमें 120 न्यूटन बता दी गई है कि फ्रिक्शनल फोर्स जो है 120 न्यूटन है। तो अगर हमारे पास इस रास्ते में जो फ्रिक्शनल फोर्स है 120 न्यूटन है और ये जो हमारे पास बॉडी जो है पॉइंट पी से क्यू के ऊपर जा रही है, यानी कि ऊपर की तरफ जा रही है, यानी कि कुछ ना कुछ हाइट अटेन कर रही है, इसकी हाइट ज़्यादा हो रही है। अब देखिए यहाँ पर हाइट कम थी, यहाँ पर कम थी, यहाँ पर हाइट उसकी ज़्यादा हो रही है, यानी कि उसकी पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा हो रही है। इस बॉडी की वेलोसिटी जो है वो कम हो रही है, यानी कि उसकी काइनेटिक एनर्जी कम हो रही है। तो बॉडी जब पी से क्यू तक जा रही है तो उसकी जो हमारे पास काइनेटिक एनर्जी है उसका कुछ हिस्सा फ्रिक्शनल फोर्स में कन्वर्ट हो रहा है और कुछ हिस्सा जो है उसका पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है या यूज़ हो रहा है, हम लोग कह सकते हैं। कुछ उसका हमारे हिस्सा उसका हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी में यूज़ हो जाता है, कुछ हिस्सा जो फ्रिक्शनल फोर्स के अगेंस्ट वर्क डन करने में यूज़ हो जाता है। तो हम लोग कह देते हैं कि जो हमारे पास बॉडी का जो काइनेटिक एनर्जी में लॉस जो हो रहा है वो उसकी पोटेंशियल एनर्जी के गेन और वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शनल फोर्स के अगेंस्ट जो वर्क डन हुआ है उन दोनों के एक सम के इक्वल है, यानी कि फ्रिक्शनल फोर्स में के अगेंस्ट जो वर्क डन हुआ है और पोटेंशियल एनर्जी में जो गेन हुआ है उन दोनों को प्लस कर देंगे तो हमारे पास जो काइनेटिक एनर्जी में लॉस हो रहा है वो आ जाएगा। स्टूडेंट्स उन्होंने हमें ये पूछा है कि यहाँ पर उसकी काइनेटिक एनर्जी में जो है वो लॉस हो रहा है, पोटेंशियल एनर्जी में गेन हो रहा है और फ्रिक्शनल फोर्स के अगेंस्ट भी जो है कुछ ना कुछ वर्क डन हो रहा है, तो पॉइंट क्यू के ऊपर जाकर उसकी वेलोसिटी कितनी होगी। और अगर पॉइंट क्यू के ऊपर जाकर भी उसके पास जो है वेलोसिटी बची होती है जिससे वो क्यू से आर तक मूव करता है, तो पॉइंट क्यू के ऊपर जाकर जो है वो उसके पास कुछ वेलोसिटी होती है जिस वजह से वो क्यू से आर तक मूव करता है, तो वो क्यू से आर तक कितना डिस्टेंस जो है वो कवर कर लेता है। तो स्टूडेंट सबसे पहले हम लोग जो एग्जांपल नंबर 4.5 है उसका डाटा लिख लेते हैं कि हमारे पास डाटा क्या क्या है। तो डाटा में हमारे पास सबसे पहले हमें मैस ऑफ कार दिया है कि कार का जो मैस है हमारे पास वो 1100 kg है, ठीक है। और उसकी जो इनिशियल वेलोसिटी है वो हमारे पास 12 मीटर पर सेकंड है, यानी कि वो पीछे से 12 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी के साथ मूव करती आती है और फिर जो पॉइंट पी के ऊपर वो आकर स्टॉप हो जाती है, ठीक है स्टूडेंट्स। फिर जो हमारे पास फ्रिक्शनल फोर्स दी गई है वो है हमारे पास 120 न्यूटन। फिर हमारे पास जो हाइट है, यानी कि बॉडी जब पी से क्यू तक पॉइंट पी से पॉइंट क्यू तक मूव करके जाती है तो पॉइंट क्यू के ऊपर जाके जो वो हाइट अटेन करती है हमारे पास वो 1.5 मीटर आती है। फिर जो वो पॉइंट पी से वो पॉइंट क्यू तक का जो डिस्टेंस कवर करती है वो हमारे पास है 24 मीटर। तो हम लोगों ने पहले ये देखना है, पहले हम लोगों ने रिक्वायर्ड क्या है हमें, हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं। तो इस न्यूमेरिकल में हमें दो चीज़ें रिक्वायर्ड हैं। सबसे पहली जो चीज़ रिक्वायर्ड है वो है हमारे पास फाइनल वेलोसिटी कि बॉडी की जो फाइनल वेलोसिटी है वो क्या है, और जो दूसरी चीज़ हमें रिक्वायर्ड है यानी कि बॉडी जो है वो अगर पीछे से 12 मीटर पर सेकंड की स्पीड के साथ आ रही थी, फिर पॉइंट पी के ऊपर आके रुक गई और पॉइंट पी के ऊपर आके रुकने के बाद जो है उसके पास जो है वो कुछ काइनेटिक एनर्जी जो है बची हुई है, फिर उसी काइनेटिक एनर्जी के साथ वो पॉइंट पी से क्यू तक जो है 24 मीटर का डिस्टेंस कवर करती है और 24 मीटर का डिस्टेंस कवर करने के लिए उसकी जो बची कुछ काइनेटिक एनर्जी है उसका कुछ हिस्सा जो है पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है और कुछ हिस्सा जो है वो वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शनल फोर्स में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो यानी कि अगर उस पॉइंट पी के ऊपर
जो है वो जब हम लोग उसका इंजन स्टॉप करते हैं तब उसकी वेलोसिटी जो है 12 मीटर पर सेकंड होती है। तो पॉइंट बची कुची काइनेटिक एनर्जी के साथ जब वो पॉइंट क्यू तक जो है वो 24 मीटर का डिस्टेंस कवर करती है तब उसकी वेलोसिटी कितनी होगी, यानी कि तब उसकी फाइनल वेलोसिटी कितनी होगी। नेक्स्ट हम लोगों ने ये देखना है कि जो पॉइंट क्यू से क्यू पर आकर जब वो आर तक का डिस्टेंस कवर करती है तो वो कितना डिस्टेंस कवर कर लेती है पॉइंट क्यू से आर तक। तो ये दोनों चीज़ें हम लोगों ने रिक्वायर्ड में लिख दी। पहली ये कि फाइनल वेलोसिटी इज इक्वल टू वी एफ इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, फिर जो डिस्टेंस फ्रॉम क्यू टू आर इज इक्वल टू एस इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट हम लोग स्टूडेंट्स जो हेडिंग देंगे वो है सोल्यूशन की। सोल्यूशन की हेडिंग देके हम लोग जो है वो सबसे पहला फर्स्ट पार्ट जो है वो फाइंड आउट करेंगे। फर्स्ट पार्ट हमारे पास क्या है कि फाइनल वेलोसिटी इज इक्वल टू वी एफ, यानी कि बॉडी पी से क्यू तक गई है और उसने 24 मीटर का जो है वो डिस्टेंस कवर किया है और ये डिस्टेंस कवर करके वो क्यू तक गई है। तो बची कुछ उसकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी में लॉस हुई है क्योंकि वो एक हाइट अटेन कर रही है, हाइट के ऊपर जा रही है, हाइट ज़्यादा हो रही है, यानी कि उसकी पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा हो रही है, वेलोसिटी कम हो रही है, काइनेटिक एनर्जी कम हो रही है। और उसने जो फ्रिक्शनल फोर्स के अगेंस्ट वर्क डन किया है वो कितना है, तो और फिर पॉइंट क्यू के ऊपर जाकर उसकी जो वेलोसिटी है वो कितनी आती है। तो यही चीज़ से हम लोगों ने फाइंड आउट करनी है। तो द काइनेटिक एनर्जी पोसेस्ड बाय अ कार एट पॉइंट पी will partly be converted into potential energy and partly be used up in doing work against friction as it reaches point Q। यानी कि जो काइनेटिक एनर्जी जो कार पोसेस्ड करती है पॉइंट की पी के ऊपर, यानी कि पॉइंट पी के ऊपर कार के पास जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो पार्टली भी कन्वर्टेड इनटू पोटेंशियल एनर्जी, वो आधी पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है एंड पार्टली भी यूज्ड अप इन डूइंग वर्क अगेंस्ट फ्रिक्शन, और आधी जो है फ्रिक्शन के अगेंस्ट वर्क डन करने में यूज़ हो जाती है एज इट रीचेज पॉइंट क्यू, जहाँ से वो जब वो पॉइंट क्यू के ऊपर रीच करती है। देयरफॉर हमारे पास फिर जो काइनेटिक एनर्जी में जो लॉस होता है वो गेन इन पोटेंशियल एनर्जी प्लस वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन के इक्वल आता है। जो हमारे पास लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी है उसको हम लोग कैसे लिखते हैं, हाफ एम वी आई स्केयर प्लस हाफ एम वी एफ स्केयर, हाफ एम वी आई स्केयर प्लस हाफ एम वी माइनस, सॉरी प्लस नहीं माइनस आएगा, हाफ एम वी आई स्केयर, यानी कि इनिशियल वेलोसिटी को हम लोग जब फाइनल वेलोसिटी से माइनस कर देंगे तो हमारे पास जो लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी है वो आ जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास गेन इन पोटेंशियल एनर्जी। तो हाइट बढ़ती जाती है, जब पॉइंट क्यू पे ऊपर जाते हैं 1.5 मीटर तक हाइट बढ़ जाती है तो पोटेंशियल एनर्जी में गेन आता है जिसको हम लोग कहते हैं mgh। फिर है हमारे पास वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन। तो वर्क डन जो फ्रिक्शन के अगेंस्ट हुआ है हमारे पास वो हमारे पास क्या है कि बॉडी ने जो यहाँ से यहाँ तक जाने में जो है फोर्स लगाई है और कुछ डिस्टेंस कवर किया है, इस वजह से जो वर्क डन है उसका वो एफ डी की इक्वल आ गया। हम लोग कह सकते हैं कि वर्क डन जो है वो एफ डी की इक्वल है। जो चीज़ फाइंड आउट करनी है वो है फाइनल वेलोसिटी। तो फिर हम लोग जो है वो इस पूरी टर्म्स में से इस वी एफ स्केयर को हम लोग सेपरेट करने की कोशिश करेंगे। ये फार्मूला जो है हम लोगों ने पढ़ा था इंटरकन्वर्जन ऑफ काइनेटिक एनर्जी इनटू पोटेंशियल एनर्जी वाले लेक्चर में, हम लोगों ने ये फार्मूला पढ़ा था। अगर आप लोगों ने अभी तक वो लेक्चर नहीं सुना तो आप लोग पहले वो जाकर सुन लें। एम वी एफ वाली टर्म हम लोगों ने जो है वो सेपरेट करनी थी, इसलिए हाफ एम वी आई स्केयर माइनस एम जी एच माइनस एफ डी इज इक्वल टू हाफ एम वी एफ स्केयर जो है हम लोगों ने सेपरेट कर लिया। अब देखिए 1/2 जो है ये m के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है, इधर आकर जो है वो डिवाइड हो जाएगा, यानी कि हमारे पास
m/2 अगर हम लोग इस 1 को m से मल्टीप्लाई कर दें तो m/2 बन जाता है हमारे पास। जब m/2 को हम लोग जो है वो यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड की तरफ लाकर और इस पूरी टर्म के साथ मल्टीप्लाई करवा देंगे तो ये 2/m बन जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, ये 2/m बन गया, फिर इंटू हाफ mvi² माइनस mgh माइनस fd। तो जब 2/m को 1/mvi² के साथ हम लोगों ने मल्टीप्लाई करवाया, फिर 2/m को हम लोगों ने नेगेटिव mgh के साथ मल्टीप्लाई करवा दिया, फिर 2/m को हम लोगों ने fd के साथ मल्टीप्लाई करवा दिया, यानी कि इस टर्म को हम लोगों ने सारी अंदर वाली टर्म के साथ मल्टीप्लाई करवा दिया। तो जब 2/m को हम लोगों ने हाफ mvi² के साथ मल्टीप्लाई करवाया तो ये जो हमारे पास 2 है ये इस 2 से कैंसिल आउट हो गया, ये m भी हमारे पास इस m से कैंसिल आउट हो गया और vi² हमारे पास बच गया। यहाँ पर भी हमारे पास m और m जो है आपस में कैंसिल आउट हो गया और 2gh हमारे पास बच गया। और यहाँ पर जो है हमारे पास 2/m जो है वो fd के साथ मल्टीप्लाई हुआ तो 2fd/m हमारे पास आ गया। हम लोगों ने फाइनल वेलोसिटी vf फाइंड करनी है, इसका यहाँ पर स्क्वायर है तो इसको दोनों साइड्स पे हम लोग कहेंगे कि दोनों साइड्स पे हम लोग स्क्वायर रूट लेकर जो है वो vf को सेपरेट करना है, ये स्क्वायर हम लोग यहाँ पर ख़त्म करते हैं। इस वजह से हम लोग लिख सकते हैं टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। तो फिर हमारे पास जो है वो जब हम लोगों ने यहाँ पर जो स्क्वायर रूट लिया तो ये कट गया तो ये vf अकेला आ गया। फिर इस पूरी टर्म के ऊपर हम लोगों ने जो स्क्वायर रूट लिया तो हमारे पास vi² माइनस 2gh माइनस 2fd/m आ गया। फिर जब हम लोगों ने वैल्यूज़ पुट की, पुटिंग वैल्यूज़, तो जो हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी थी उसकी वैल्यू थी 12 मीटर पर सेकंड। ये इनिशियल वेलोसिटी का स्क्वायर है, इसलिए यहाँ पर भी स्क्वायर आ गया। 2g की वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकंड पर स्क्वायर, h की जो हाइट है हमारे पास वो 1.5 मीटर आ गई। फिर -2 इंटू f फ्रिक्शनल फोर्स हमारे पास 120 न्यूटन दी थी, डिस्टेंस हमारे पास 24 मीटर और हमारे पास जो m है जो मैस है वो हमारे पास 1100 kg था। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमारे पास अब अगर ये इस पूरी टर्म्स को न्यूमेरिकली सॉल्व करने के बाद हमारे पास जो है वो जो फाइनल वेलोसिटी आई है वो √109.4 मीटर स्क्वायर पर सेकंड पर स्क्वायर आई है। यानी कि यहाँ पर मीटर पर सेकंड था, इसका स्क्वायर था, तो हमारे पास यहाँ पर भी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इसका स्क्वायर माइनस ये यहाँ पर भी मीटर की पावर 1 है, यहाँ पर मीटर की पावर 1 है, तो ये भी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर आ गया। ये वाली जो टर्म है हमारे पास, इसका अगर हम लोग यूनिट निकालें तो वो न्यूटन मीटर बाय केजी आया। ठीक है, फोर्स का यूनिट होता है, फोर्स का फार्मूला होता है F = ma। फोर्स मैस का यूनिट होता है हमारे पास केजी, एक्सीलरेशन का यूनिट होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, और ये फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन। यानी कि न्यूटन की जगह जब हम लोगों ने ये वैल्यू पुट की, यहाँ पर हम लोग ये वैल्यू पुट कर देंगे केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर मीटर डिवाइडेड बाय केजी, तो ये मीटर स्क्वायर बन जाएगा इस मीटर की पावर को मिला के। ये केजी कैंसिल आउट हो गए, तो यानी कि इस टर्म का जो यूनिट होगा वो भी हमारे पास मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस वजह से हम हमारे पास यहाँ पर vf = √109.4 मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर आ गए। जब हम लोगों ने इसका स्क्वायर रूट लिया तो ये फाइनल वेलोसिटी हमारे पास 10.5 मीटर पर सेकंड आई। लेकिन यहाँ पर मीटर पर सेकंड कैसे आई, क्योंकि अगर हम लोग मीटर पर सेकंड का जैसे स्क्वायर लें तो हमारे पास मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर आता है। जब हम लोग ने इसका स्क्वायर रूट लिया तो ये ऐसे कैंसिल आउट हो गए, तो और हमारे पास जो वेलोसिटी का यूनिट आपको पता है कि वो मीटर पर सेकंड होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हमारे पास पॉइंट Q के ऊपर वेलोसिटी एट पॉइंट Q इज़ 10.5 मीटर पर सेकंड आ गई। अब नाउ इफ़ द कार स्टॉप्स एट पॉइंट R देन यूजिंग द फार्मूला। अब हमारे पास कार जो है वो Q से R तक जो डिस्टेंस कवर करती है वो फाइंड आउट करना है। पॉइंट Q के ऊपर जो हमारे पास वेलोसिटी है वो तो हमें बता दी गई है कि पॉइंट Q के ऊपर हमारे पास वेलोसिटी 10.5 मीटर पर सेकंड है। यानी कि कुछ ना कुछ वेलोसिटी है, कुछ ना कुछ काइनेटिक एनर्जी है, और वो काइनेटिक एनर्जी फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, वो काइनेटिक एनर्जी जब हमारे पास जो है
बॉडी क्यू से आर तक मूव करती है तो उसके दरम्यान में जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होती है उस फोर्स ऑफ फ्रिक्शन में और क्यू से आर तक डिस्टेंस कवर करने में कन्वर्ट हो जाती है। और काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला होता है हाफ mv/f²। यहाँ पर हम लोग mv/f² लिखेंगे, अकेला v नहीं लिखेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो जो फ्रिक्शनल फोर्स के अगेंस्ट काइनेटिक एनर्जी यूज़ हुई है क्यू से आर तक जो डिस्टेंस कवर हुआ है वो लिखेंगे। हम लोगों ने s फाइंड आउट करना है। तो ये जो हमारे पास फ्रिक्शनल फोर्स है, यह फोर्स है यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रही है, इधर आके डिवाइड हो जाएगी तो mv/f² डिवाइडेड बाई 2f आ जाएगा। जब हम लोग वैल्यूज पुट करेंगे, मैस हमारे पास क्या था कार का 1100 kg, फाइनल वेलोसिटी हमारे पास जो थी फाइनल वेलोसिटी हमारे पास 10.5 मीटर पर सेकेंड थी। लेकिन जब हमारे पास जो फाइनल वेलोसिटी का स्क्वायर रूट था वो 109.54 मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर की इक्वल आया था। इस वजह से हम लोगों ने फाइनल वेलोसिटी का जो स्क्वायर है वो वैसे ही लिख दिया। 2 इंटू फाइनल वेलोसिटी फ्रिक्शनल फोर्स जो है हमारे पास 120 न्यूटन है, इसको सॉल्व आउट किया तो जो डिस्टेंस आया हमारे पास वो 501 मीटर अप्रोक्सीमेटली आया। ठीक है, तो फिर हम लोग समझ गए कि क्यू से आर तक बॉडी ने जो डिस्टेंस कवर किया है वो 501 मीटर है अप्रोक्सीमेटली। तो आंसर हमारे पास वेलोसिटी ऑफ, आंसर की हेडिंग लगा के हम लोग लिख देंगे कि वेलोसिटी ऑफ कार एट पॉइंट क्यू इज़ 10.5 मीटर पर सेकेंड एंड इट विल गो अबाउट 501 मीटर बियॉन्ड क्यू बिफोर कमिंग टू रेस्ट। और वो क्यू से 5.501 मीटर डिस्टेंस जो है वो आगे जाता है रेस्ट में आने से पहले, बिफोर कमिंग टू रेस्ट। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, हमारे पास जो एग्जाम्पल है वो है एग्जाम्पल नंबर 4.6। उसमें उन्होंने हमें कहा है कि एक ऑब्जेक्ट है, एन ऑब्जेक्ट ऑफ मैस 3 kg, यानी कि हमारे पास ऑब्जेक्ट है जिसका मैस है हमारे पास 3 kg, फॉल्स फ्रॉम द हाइट ऑफ 15 मीटर, वो 15 मीटर की हाइट से नीचे गिरता है। ठीक है, इफ़ इट स्ट्राइक्स द ग्राउंड विद द वेलोसिटी ऑफ 60 मीटर पर सेकेंड, अगर ये ऑब्जेक्ट जिसका मैस 3 kg है वो 15 मीटर की हाइट से नीचे गिरता है और जब वो नीचे आ रहा होता है उसकी वेलोसिटी जो है वो हमारे पास 16 मीटर पर सेकेंड होती है। कैलकुलेट द एवरेज फ्रिक्शनल फोर्स ऑफ एयर। ज़ाहिर सी बात है जो हमारे पास ऊपर से नीचे आ रहा है तो जो हमारे पास दरमियान में हवा मौजूद है उसमें फ्रिक्शनल फोर्स तो होगी, तो हमारे पास वो एवरेज फ्रिक्शनल फोर्स कितनी होगी, ये चीज़ उन्होंने हमसे पूछी है। ठीक है स्टूडेंट्स देखें, अब जो ऑब्जेक्ट है वो इस हाइट के ऊपर है। ठीक है, यानी कि इस हाइट के ऊपर है और यहाँ पर उसके पास जो एनर्जी है वो हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी है। जब वो हाइट से नीचे 15 मीटर की हाइट से जब वो नीचे आता है, यानी कि उसकी हाइट जो है वो कम होती रहती है, फिर उसकी जो हाइट कम होने की वजह से उसकी पोटेंशियल एनर्जी जो है वो कम होती रहती है और उस पर जब वो ऊपर हाइट से 15 मीटर की हाइट से 15 मीटर की हाइट से नीचे गिरता है तो उसकी जो वेलोसिटी है वो इंक्रीज़ हो जाती है। तब हम लोग कहते हैं कि उसकी पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज़ हो रही है और जो काइनेटिक एनर्जी है वो हमारे पास इंक्रीज़ हो रही है। तो यानी कि उसकी जो और हमारे पास जो फ्रिक्शनल फोर्स है, एयर की फ्रिक्शनल फोर्स भी प्रेजेंट है, यानी कि जब वो एक हाइट पे ऊपर होते हैं तब उसकी जो हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी है वो कुछ उसका हिस्सा काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है और कुछ उसका हिस्सा जो है वो वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शनल फोर्स में, फ्रिक्शनल फोर्स के अगेंस्ट वर्क डन करने में कन्वर्ट हो जाता है। यानी कि उसका जो हमारे पास लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी है वो उसके गेन इन काइनेटिक एनर्जी प्लस वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शनल फोर्स के इक्वल है। जो हमारे पास गेन इन काइनेटिक एनर्जी है उसको हम लोग 1/2 यानी कि हाफ mv² लिख सकते हैं और जो वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन है उसको हम लोग FD की जगह FH लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास जो डिस्टेंस कवर कर रही है बॉडी वो हाइट कवर कर रही है, यानी वो हाइट से नीचे गिर रही है तो उसका डिस्टेंस जो है वो उसकी हाइट की इक्वल होगा, तो हम लोग जो है वो FD की जगह FH लिख देते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, और जो पोटेंशियल एनर्जी में लॉस हो रहा है वो हमारे पास mgh के इक्वल है।
एग्जाम्पल नंबर 4.6 की स्टेटमेंट समझने के बाद हम लोगों ने 4.6 की हेडिंग लगाई, फिर हम लोगों ने डाटा की हेडिंग लगाई। जो जो चीज़ हमारे पास डाटा में है, सबसे पहले हमारे पास मैस है उस बॉडी का जो कि हाइट से नीचे गिर रही है। मैस में दिए गए 3 kg, सिर्फ और सिर्फ 3 किलोग्राम की वो बॉडी है, ठीक है। और जिस हाइट से उसको गिराया गया है वो है 15 मीटर, यानी कि 15 मिनट की हाइट से, मीटर की हाइट से जो है वो एक 3 kg बॉडी को नीचे गिराया गया है। और जिस वेलोसिटी के साथ वो नीचे आ रही है वो है 16 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। जो चीज़ हमें रिक्वायर्ड है वो है एवरेज फ्रिक्शनल फोर्स। हम लोगों ने रिक्वायर्ड है एवरेज फ्रिक्शनल फोर्स फाइंड आउट करनी है। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पर हेडिंग देखेंगे फार्मूला की। फार्मूला की हेडिंग लगाई कि हमारे पास जब बॉडी को हम लोग हाइट से ऊपर, हाइट से नीचे गिराते हैं तो उसकी जो पोटेंशियल एनर्जी है वो लॉस हो जाती है। और उसकी जो पोटेंशियल एनर्जी में जो लॉस हो रहा है वो गेन इन काइनेटिक एनर्जी। और जो फ्रिक्शनल फोर्स, जो कि हवा में फ्रिक्शनल फोर्स है जो कि बॉडी की मोशन को अपोज करती है, यानी कि बॉडी हाइट से नीचे गिरी है, वो नीचे आने की कोशिश कर रही है, लेकिन फ्रिक्शनल फोर्स जो है उसको ऊपर की तरफ वो खींच रही है। फ्रिक्शनल फोर्स जो है वो ऊपर की तरफ उसको मूव करवाने की कोशिश कर रही है, लेकिन वो फोर्स ऑफ ग्रेविटी की वजह से नीचे मूव कर रही है। तो हमारे पास जो लॉस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी है वो हमारे पास आता है mgh के इक्वल। हम लोगों ने यहाँ पर लिख दिया कि हमारे पास जो पोटेंशियल एनर्जी में लॉस आ रहा है वो mgh के इक्वल है। और जो काइनेटिक एनर्जी में जो गेन है वो हमारे पास हाफ mv² है। और जो फ्रिक्शनल वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन है वो हमारे पास fh के इक्वल है। इसको हम लोगों ने इक्वेशन 1 का नाम दिया। हम लोग हमारे पास जो लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी है वो हमारे पास mgh, जो गेन इन काइनेटिक एनर्जी है वो हाफ mv², और जो फ्रिक्शनल फोर्स के अगेंस्ट वर्क डन है उसको हम लोग fd लिख देते हैं। लेकिन बॉडी जिसका मैस हमारे पास उन्होंने बताया कि 3 kg है, वो 15 मीटर की हाइट से जो है वो ग्राउंड को स्ट्राइक करती है। और हमारे पास उस वक़्त उसके पास जो उसकी वेलोसिटी है वो हमारे पास 16 मीटर पर सेकंड है, ठीक है। तो यहाँ पर हाइट के ऊपर होने की वजह से उसके पास जो है पोटेंशियल एनर्जी होती है। यहाँ पर जो है एक डिस्टेंस के तौर पर वो एक हाइट कवर कर रही है, इस वजह से यहाँ पर हम लोगों ने डी की जगह एच लिख दिया, ठीक है। हम लोगों ने फाइंड आउट क्या करना है, एवरेज फ्रिक्शनल फोर्स, यानी कि ये वाला जो एफ है ये हम लोगों ने फाइंड आउट करना है, जिसकी वजह से इसको सेपरेट करेंगे। सॉल्यूशन लिखेंगे हम लोग इस इक्वेशन, जिसको हम लोगों ने इक्वेशन 1 का नाम दिया है, उसको रीअरेंज करेंगे। रीअरेंज ऐसे करेंगे कि हम लोगों ने एफ़ को सेपरेट करना है, क्योंकि एफ़ जो है हमारे पास एवरेज फ्रिक्शन फोर्स को जो है वो शो कर रहा है। इसको हम लोगों ने सेपरेट करके फाइंड आउट करना है। रीअरेंजिंग इक्वेशन 1 हमारे पास आ गई mgh इज इक्वल टू हाफ mv², यानी कि हमारे पास हाफ mv² जो है यहाँ पे पॉजिटिव था, इसको हम लोगों ने लेफ्ट हैंड साइड पे मूव करवा दिया m, फिर ये यहाँ पर आकर नेगेटिव हो गया, तो फिर यहाँ पर हमारे पास बन गया mgh नेगेटिव हाफ mv², ठीक है। और इक्वल आ गया हमारे पास fh, ठीक है स्टूडेंट्स। यहाँ पे हमारे पास जो एवरेज फ्रिक्शनल फोर्स है उसको हम लोगों ने फाइंड आउट करना है। h इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, हम लोग उसको इस वाली साइड पे लाकर डिवाइड कर देंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। तो 1/h जो है वो हमारे पास हम लोगों ने उसको इस वाली साइड पे लाकर डिवाइड कर दिया। फिर ये 1/h जो है वो इसको हम लोग इस अंदर वाली टर्म के साथ मल्टीप्लाई करवा देंगे। तो 1/h को हम लोग mgh के साथ मल्टीप्लाई करवाया तो हमारे पास mgh डिवाइडेड बाय h आ गया, ठीक है स्टूडेंट। फिर 1/h को हम लोगों ने जो है वो हाफ mv² के साथ मल्टीप्लाई करवाया तो हाफ mv²/h आ गया। फिर अब देखिए यहाँ पर हमारे पास ये भी h है और ये भी h है, ये आपस में कैंसिल आउट हो गए। तो हमारे पास जो है फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स जो है इज इक्वल टू mv²/2h आ गई। बॉडी का जो मैस था वो हमारे पास 3 kg था, तो हम लोग यहाँ पर जो है मैस की जगह उसका 3 kg मैस पुट कर देंगे।
जी की वैल्यू पुट पता है हमें कि 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है, जी की वैल्यू पुट कर देंगे। ठीक है, यहाँ पर फिर मैस पुट कर देंगे जो कि हमारे पास 3 kg है। फिर वेलोसिटी हमें बता दी गई थी कि वो 16 मीटर पर सेकंड है। फिर वेलोसिटी यहाँ पर पुट कर देंगे एंड 2 हाइट हमारे पास जो है वो 15 मीटर है। फिर हाइट की वैल्यू पुट कर देंगे। तो फिर हम लोग जब वैल्यूज़ पुट करेंगे, पुटिंग वैल्यूज़, तो हमारे पास आ जाएगा F = 3 kg इंटू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर माइनस इंटू 3 kg इंटू 16 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ओवर हमारे पास आएगा 15 मीटर। ठीक है स्टूडेंट्स, तो जब हम लोगों ने सोल्ड आउट किया तो हमारे पास जो फोर्स आई वो हमारे पास 3.8 kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ गई। यहाँ पर फोर्स का यूनिट हम लोगों ने न्यूटन के लिख दिया। अब देखिए यहाँ पर भी हमारे पास kg है, यहाँ पर मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, यहाँ पर भी हमारे पास kg है, ये मीटर स्क्वायर, यहाँ पर स्क्वायर है ना, इस वजह से हम लोग यहाँ पर मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर लिख देंगे। और ये यहाँ पर हमारे पास ओवर में मीटर की पावर जो है 1 है। ये मीटर की पावर जब ऊपर जाएगी तो ये माइनस हो जाएगी, तो हमारे पास फिर kg ये जो मीटर ओवर में है इसकी पावर 1 है, जब ये ऊपर में जाएगा तो 2 - 1 हो जाएगा, मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ जाएगा। और kg मीटर सेकंड पर स्क्वायर जो है वो हमारे पास 1 न्यूटन के इक्वल आता है। तो हमारे पास जो फोर्स फ्रिक्शनल फोर्स होगी वो हमारे पास 3.8 न्यूटन के इक्वल आएगी। यानी कि जब बॉडी जिसका वेट हमारे पास क्या है 3 kg है, जो वो 15 मीटर की हाइट से नीचे गिरती है, तो तब हमारे पास जो फ्रिक्शनल फोर्स उसके ऊपर लग रही होती है वो हमारे पास 3.8 न्यूटन है। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, हम लोगों ने जो है आंसर की हेडिंग लगा दी कि हमारे पास जो एवरेज फ्रिक्शनल फोर्स है ऑफ एयर, जो कि हमें क्वेश्चन में पूछा गया था कि एवरेज फ्रिक्शनल फोर्स जो एयर की है वो फाइंड आउट करें, तो वो हमारे पास 3.8 न्यूटन आती है। ओके स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आपको आज के लेक्चर की समझ आ गई होगी। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि आपको लेक्चर कैसा लगा। थैंक यू सो मच।